सो स्टूडेंट्स, एक नया लैंडमार्क अपन स्टार्ट कर रहे हैं अब, एंड दैट इज़ डायनेमिक्स। हमने न्यूटन सेकेंड लॉ जब पढ़ा होगा तो हमने उसमें देखा था कि F इज इक्वल टू एम ए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन रही है। इसका क्या मतलब था कि एक एम मास की बॉडी पे आप धक्का अगर F लगाते हैं तो करस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन है वो ए नोटिस होगा। या यूँ मान लीजिए कि अगर ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है एम मास का तो कितना फोर्स चाहिए। दीज आर द फॉर्मूले जो अपन यूज़ करते आए हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में यूज़ किया, सर्कुलर मोशन में यूज़ किया, वर्क बार में यूज़ किया, जगह जगह इस फॉर्मूले को यूज़ किया। लेकिन अब चूंकि हम चीज़ों को रोटेट करने वाले हैं तो रोटेशन में किसी स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले तो मैंने शुरू में कहा था कि यू नीड टू हैव अ वेल डिफाइंड हिंज। एक हिंज जो है वो आपकी वेल डिफाइंड होनी चाहिए। तो अगर आपके पास एक अच्छी हिंज की पहचान हो जाती है तो यू नीड टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑफ द स्ट्रक्चर अबाउट दैट एक्सिस। सेकेंडली, आपको फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा किसी चीज़ को घुमाने के लिए। हमारे घर के दरवाजे जो हम खोलते हैं उसमें भी हम फोर्स लगाते हैं। तो जो आप फोर्स लगाते हैं दैट इज़ नॉट सफिशिएंट इनफ टू अंडरस्टैंड द rate at which it is going to rotate, the angles it is going to cover in the upcoming times, वो निकालने के लिए अकेले फोर्स के मद्देनज़र काम नहीं हो सकता। तो मैंने आपको बताया कि एक फिजिकल क्वांटिटी होती है टॉर्क। तो जो टॉर्क नाम की फिजिकल क्वांटिटी है वो हमें ऑब्टेन करनी पड़ती है। एंड सिमिलर टू दिस, इसी लाइंस पे हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। अल्फा बीइंग द एंगुलर एक्सेलरेशन, आई बीइंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टाउ बीइंग द टॉर्क। तो ये आने वाले कुछ समय हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इक्वेशन रहेगी और कई सवाल हम इससे करना सीखेंगे। हमारे नॉलेज का भी एनहांसमेंट होगा। अच्छा, इसके अलावा एक इक्वेशन जो सेंटर ऑफ मास से मैं लेके आया हूँ वो हमारे बहुत काम आती है, एंड दैट इज़ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए सी एम। इसके बिना तो हमारा काम चलेगा ही नहीं रोटेशनल मैकेनिक्स में। तो फिलहाल हम ये दो इक्वेशंस लेके आगे बढ़ रहे हैं और कुछ प्रश्न करते हैं जिसमें अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने कैलकुलेट किया उसका भी यूज़ करेंगे। टॉर्क, ऑब्वियस सी बात है, चीज़ों को चलाना है तो टॉर्क तो लगाना ही पड़ेगा। तो लगते हुए टॉर्क का हिंज्ड बॉडीज़ पे क्या रोटेशन रेट जनरेट होती है, कैसे जनरेट होती है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ओके, तो जो पहला एग्जाम्पल मैं लेके आया हूँ आपके लिए वो है एक सिंपली एक रॉड को अपन ने एक एंड के अबाउट हिंच कर लिया है। एक एंड के अबाउट सिंपली एक रॉड को हिंच कर लिया, उसको छोड़ दोगे तो ऐसे घूम के नीचे चला जाएगा, है ना, दिस वेज। तो यू जस्ट होल्ड इट हॉरिजॉन्टल एंड यू रिलीज इट, सो इट्स गोना गो डाउन। तो खैर, गो डाउन मतलब पूरा घूम के नीचे चला जाएगा, वो तो एक अलग मसला है। हम तो इसको इसी इवेंट पर डिस्कस करना चाहते हैं कि आई एम गोइंग टू रिलीज इट एंड विदाउट एनी फ्रिक्शन दिस स्ट्रक्चर इज, सिंस इट इज हिंज्ड अबाउट दिस पॉइंट, तो मस्त रोटेट करेगा इसके अबाउट। तो हमें एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना है, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन निकालना है, और ऑफ कोर्स ये हिंज का जो क्या रिएक्शन ऑफर हो रहा है ये भी हम फाइंड आउट करेंगे, है ना। तीन चीज़ें मैं इस इलस्ट्रेशन के थ्रू आपके दिमाग में सेट करने का प्रयास करना चाहता हूँ। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ द फर्स्ट पार्ट, है ना। तो क्या करना चाहिए हमें इसका FBD बनाना चाहिए, ठीक है। तो जब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा आपके सामने तो ऑफ कोर्स ये हिंज क्या फोर्स लगा रही है उस पर बातचीत करेंगे, बट वन थिंग इज क्लियर दैट इसके ऊपर एक mg फोर्स लग रहा है ऐसे नीचे की तरफ, है ना। m कैपिटल कर देता हूँ मैं, एक सेकेंड, डन। तो अब आप नोटिस करो कि चूंकि ये इस हिंज के अबाउट रोटेट करेगा, उसके अलावा भी यहाँ पर एक हिंज का फोर्स लगेगा। लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, इस एक्सिस के अबाउट क्योंकि ये रोटेट कर रहा है तो इसी एक्सिस के अबाउट मैं इसका टॉर्क कैलकुलेट करूँगा। और जब मैं टॉर्क कैलकुलेट करूँगा तो आई एम प्रिटी श्योर कि मेरे को ये डिस्टेंस काम में लाना है। हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? L/2। तो जो इस स्ट्रक्चर पे टॉर्क लग रहा है दैट इज mg L/2। ये टॉर्क स्ट्रक्चर पे लग रहा है। और चूंकि मेरी जो इक्वेशन है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ये मेरी इक्वेशन है, तो टाउ इज इक्वल टू, अच्छा आई आपको इसी एक्सिस के अबाउट लेना पड़ेगा। आई अपन ने अभी जस्ट कैलकुलेट किए ही हैं, 1/3 ml², और इसको आप आगे टिकाओ अल्फा। अल्फा आप समझते हो, सर्कुलर मोशन वाला अल्फा ये, है ना, रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ ओमेगा। और इसको अगर अपन वर्कआउट करें तो अल्फा मेरे पास आता है 3/2 g/L, ये मेरे पास अल्फा आ जाता है। सो आई हैव अ क्लियरली अल्फा, यूनिट्स आप समझते हैं इसकी, रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मेरे पास अल्फा आ गया इसका। एंड वंस आई हैव द अल्फा, अब मैं ACM पूछा है तो सेंटर ऑफ मास कितना दूर है इससे। डू रिमेंबर दैट A टेंजेंशियल इज इक्वल टू अल्फा आर नाम का एक इक्वेशन हुआ करता था इन सर्कुलर मोशन। तो वैसे ही अगर मैं इस डंडे को फिर से ड्रॉ करूं और अगर ये इस के अबाउट अल्फा से घूम रहा है तो अल्फा इंटू रेडियस, मतलब सेंटर ऑफ मास का क्या रेडियस है, L/2, तो इसका एक्सीलरेशन आएगा, इसको L/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ACM which is going to be alpha L/2, it is going to come how much, 3g/4। so 3g/4 एक्सेलरेशन होने वाला है सेंटर ऑफ मास का। ओके, देखिए अगर मैं इसका और कंप्लीट FBD के ऊपर चर्चा करूं, है ना, फर्दर, तो ये इस तरह का रॉड था, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा था नीचे की तरफ mg, और एक्सेलरेशन इसका
क्लियरली नीचे की तरफ है ही सही। तो हिंज से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? हिंज से एक्सपेक्टेशन, वैसे हिंज के मैंने तुमको दो फोर्स लगाने बताया था, एक तो रेडियल इनवर्ड्स और एक परपेंडिकुलर टू इट। तो रेडियल इनवर्ड फोर्स लगाने का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ज़बरदस्ती आप लिख के उसको जीरो साबित करोगे। इसके बनस्पत आप एक ऊपर की तरफ हिंज रिएक्शन लगाएं इस तरह से, है ना। हिंज रिएक्शन अगर होगा तो आ जाएगा, अदरवाइज वो भी जीरो आ सकता है। ठीक है, तो पहला पार्ट मैंने क्या फाइंड आउट किया, आई गॉट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, उससे मेरे पास अल्फा आ गया, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। दूसरा बात, मैंने अल्फा को मल्टीप्लाई किया सेंटर ऑफ मास की रेडियस से विच इज़ L/2। तो अल्फा को मैंने L/2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एक ACM आ गया 3G/, वो मैंने यहाँ चिपका देना है 3G/4। ये अपना क्या होने वाला है, ACM। और अब फाइनल स्टेप है, द फाइनल स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी, जो मेरी इक्वेशन थी F नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू MACM, इससे मेरे पास सीधा हिंज रिएक्शन आएगा। F एक्सटर्नल क्या है, mg minus r, and that is equal to m into 3G/4, and when you solve it you clearly get hinge reaction. Finally hinge reaction की वैल्यू आती है mg/4। so I have the hinge reaction का expression as mg/4। तो तीनों आंसर अपने डन हो गए, तीनों बॉक्स में पड़े हुए हैं, अल्फा ये रहा, ACM ये रहा और हिंज रिएक्शन ये रहा। तो इस सवाल में जो तरीका अपन ने इख्तियार किया है इस पर अगर विचार करें, समझें कि भाई हमने पहले टॉर्क निकाला हिंज के अबाउट, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हिंज के अबाउट ही यूज़ किया, टाउ इक्वल टू आई अल्फा से द रोटेशन रेट, जो द रोटेटिंग एक्सीलरेशन जो वो गेन करेगा वो आ गया हमारे पास। वंस आई हैव द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा को मैंने L/2 से मल्टीप्लाई किया विच इज़ द रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ मास, आई गॉट ACM। उसके बाद जो मैंने आपको कहा था कि एक इक्वेशन सेंटर ऑफ मास से उधार लेके आए अपन, वो हमारे बहुत काम आएगी, उस इक्वेशन के बिना हम कोई प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो हमने पिकअप किया। ओके, ऐसे ही एक दो सवाल और करते हैं, रुकिए। ओके, ये सवाल देखते हैं। इसमें मैंने एक चेंज किया है, वही रॉड है, यहाँ एक आइटम चिपका दिया, छोटा सा पॉइंट मास चिपकाया, गोंद लगा के चिपकाया होगा। तो जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ तुरंत वही सारे तमाशे, अल्फा निकालिए, हिंज रिएक्शन निकालिए, लेकिन इसके बाद एक चीज़ और पूछिए, व्हाट इज़ द ग्लू फोर्स, जो फोर्स ये इस पर लगा रहा होगा, क्योंकि ये चिपका हुआ है ना, तो चिपका हुआ है तो कोई ना कोई ग्लू के माध्यम से कोई ना कोई फोर्स ट्रांसफर कर रहा होगा। सो व्हाट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस छोटा सा मास जो यहाँ चिपकाया गया है, ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। ऑल राइट, सो लेट्स प्रोसीड। स्टेप 1 हम इसका FBD बनाएंगे, आप मुझे पॉज कर दीजिए और ट्राई कीजिए, एटलीस्ट अल्फा निकालिए। हिंज रिएक्शन भी मुझे लगता है निकाल पाओगे, लेकिन इसमें बस ये है कि सेंटर ऑफ मास आपको ढूंढना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि कोई कुबेर के खजाने जितना ढूंढना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास हमें पता ही है, इस डंडे का सेंटर ऑफ मास बीच में है और ये पॉइंट मास है, तो दोनों का मास बराबर है ना, M और M। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो डंडे के सेंटर और इस एक्सट्रीम के बीच में लाई करेगा 3L/4 में। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम होने वाला है। मैंने मासेस अलग अलग लगाए, आप चाहो तो सेंटर ऑफ मास पे 2 mg लगा दोगे तो भी चलेगा। तुम इसका इंडिविजुअल टॉर्क निकालो, चाहे सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगा के टॉर्क निकालो, एक ही बात है, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, है ना। सो अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सी बात है कि इस पॉइंट के अबाउट आप mg इंटू L/2 और mg इंटू L, ये दो टॉर्क इसके ऊपर लग रहे हैं। ये दो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अपन ने दो अलग अलग कंसिडर किए हैं। सो आई बिलीव दिस इज द टॉर्क, है ना। एक बार टॉर्क आ गया तो अब टॉर्क के बाद आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना पड़ेगा। सो क्लियरली स्टूडेंट्स, इस पॉइंट के अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो तो डंडे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो तो mL/3 होता है, और ये जो आइटम आपने चिपकाया इसका कंट्रीब्यूशन पॉइंट मास वाला होगा तो वो कंट्रीब्यूट कर देगा mL²। हाउ फार इज द पॉइंट मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन L, तो इसका तो हो गया, डंडे का तो हो गया mL/3 और इसका हो गया mL²। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 4/3 mL², है ना, दोनों को ऐड करेंगे। सो आई गेट टू राइट दिस एज द एक्सप्रेशन ना, टाउ इज इक्वल टू, ये टाउ तो यहाँ से आ ही गया था मेरे पास, इज इक्वल टू आई अल्फा। ये आई किसका, ये रॉड का है और ये पॉइंट मास का है। क्लियरली अल्फा मेरे पास तुरंत निकल के आ जाएगा एंड आई गेट दिस एज माई अल्फा 9G/8L, ये अल्फा आ गया। ओके, तो आई बिलीव तुम लोगों ने भी यही किया होगा, यही करना चाहिए। कोई भी अगर गलती लगती है तो एक बार फिर से पीछे करके सुन सकते हो। दीज थिंग्स आर प्रीटी ऑब्वियस, इट हैज़ टू बी सेट इन योर माइंड एनी हाउ। नेक्स्ट इज हिंज रिएक्शन एंड ग्लू फोर्स, तो उसके लिए अगले पेज पे चलना पड़ेगा। तो अल्फा हम निकाल चुके हैं, ठीक है, अल्फा हम निकाल चुके हैं। वंस आई हैव द वैल्यू ऑफ अल्फा आई कैन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ एनी पॉइंट। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस फेलो विच इज स्टक एट द एंड, बिल्कुल एक्सट्रीम पे चिपकाया हुआ है। तो अल्फा इंटू इसकी रेडियस क्या है, L। तो अगर मैं अल्फा को जो मैंने ऑब्टेन किया था 9G/8L, उसको मैं L से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्लियरली मेरे पास इस छोटे से दड़बे का एक्सेलरेशन आ जाता है 9G/8। अब मुद्दे की बात यह है कि भैया तुम 9G/8 से पर्सनली देखा जाए तुमको, तो तुम 9G/8 से नीचे जा रहे हो। You are just stuck at the end of the danda, and when you are
released, you are personally going with 9g/8. So let me talk to you. तो ये डंडा लेटेस्ट से इसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा होगा एफ. डाउनवर्ड मैंने क्यों अज्यूम किया? क्योंकि भाई साहब का एक्सीलरेशन जी से ज़्यादा है, तो मैं जानबूझ के उल्टा भी सोचूंगा तो नेगेटिव ही आएगा. तो क्लियरली इसके लिए तो आप न्यूटन का लॉ लगा लो. mg plus f is ma personally. So this is the equation which I need to write for this fellow. mg plus f is ma. और इसको अगर मैं डील करता हूँ आगे तो मेरे पास f की वैल्यू आती है mg/8, है ना. यही तो रिजिड बॉडी रोटेशन है. आप सोचो कि इस कैरेक्टर को g से भी तेज नीचे लेके जा रहा है वो. सो व्हाट इज़ द स्पेशलिटी कि भाई कोई चीज़ g से तेज कैसे जा सकती है पर्सनली. एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये रॉड के सारे पार्टिकल्स जो हैं इसके साथ चिपक के एक रिजिड बॉडी फ्रेम करते हैं. और रिजिड बॉडी की कंडीशन क्या होती है कि रिजिड बॉडी में हर पॉइंट का अल्फा सेम होना चाहिए. अगर हर पॉइंट का अल्फा सेम होना चाहिए तो आप सोचो ना, इस रॉड के वेरियस पार्ट्स, अगर छोटे छोटे इस रॉड के वेरियस पार्ट्स लिए जाएं तो सबका डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन सेम होना चाहिए, क्योंकि वजन तो सबको बराबर ही मिल रहा है अगर आप बराबर बराबर पीस कंसिडर करते हो. तो येट दोज पार्ट्स विच आर क्लोज टू द एक्सिस आर गोइंग स्लोअर एंड दोज पार्ट्स विच आर अवे फ्रॉम द एक्सिस आर गोइंग फास्टर. तो हाउ आर दे एबल टू मूव फास्टर? क्योंकि जो पीछे वाले पॉइंट्स हैं ये आगे वाले पॉइंटों को डाउनवर्ड पुश करके खुद पे अपवर्ड पुश ले लेते हैं, तो खुद तो स्लो डाउन हो जाते हैं और अगलों को तेज भेज देते हैं, है ना. मतलब इमेजिन दैट यू एंड योर फ्रेंड हैव जम्प्ड, है ना. एक स्पेस में आप ऊपर से कूदे, नीचे कहाँ गिरोगे उसकी परवाह ना करो, ऊपर से कूदे. तो ऊपर से कूद के अगर तुम अपने फ्रेंड को वाइल द फॉल नीचे पुश करते हो तो उसका वेलोसिटी या एक्सीलरेशन तो एकदम से इंक्रीज होता है शॉर्ट टाइम के लिए, और आपका डिक्रीज हो जाता है बिकॉज यू एक्सर्ट अ फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड योरसेल्फ एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, तो खैर अभी तीसरा पार्ट तो इसका बाकी है, हिंज रिएक्शन. तो आई वुड रियली वांट कि आप एक बार फुल ट्राई कर लें. हिंज रिएक्शन निकालने का तरीका वही रहेगा, है ना. अल्फा हम निकाल चुके हैं, ठीक है. ये देखिए मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम फ्रेम किया. फ्री बॉडी डायग्राम बनाया मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये कहता है कि mg यहाँ और अल्फा इंटू 3/4l. तो जो अल्फा अपन निकाल के लाए थे 9g/8, है ना. व्हाट वाज अल्फा? अल्फा वाज 9/8g. इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3l/4 से, तो मेरे पास a आ जाएगा इनका जो भी इसका एक्सीलरेशन है, ठीक है. उसके बाद मैंने दो हिंज रिएक्शन लिए हैं, एक तो रेडियली इनवर्ड्स और एक परपेंडिकुलर टू इट. इसको टेंजेंशियल नहीं बोलता मैं, परपेंडिकुलर टू इट बोलता हूँ. तो क्लियरली यहाँ पर भी r-0 है बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना. कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं फिलहाल, बहुत सिंपली इसको रिलीज ही तो किया है और उसी मौके पे अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं. तो r' तो हो गया 0. अब दिस और दिस का जो भी समा बंधेगा, है ना, मिलीजुली सरकार जो बनेगी वो ऐसी बनेगी कि टोटल मास इनटू दिस एक्सेलरेशन. सो व्हाट इक्वेशन एम आई गोइंग टू राइट इज दिस, 2mg माइनस r इज इक्वल टू 2m इंटू अल्फा 3/4. ठीक है, सामान भर दो इसके अंदर, ये अल्फा की वैल्यू डाल दी मैंने तो सेटल आउट हो गया. एंड यू कैन क्लियरली ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ r एज दिस. आई सपोज कई लोगों का आंसर ये आना चाहिए. ओके हाँ, मोस्टली अपने आज वाली क्लास में अपना डायनामिक्स पार्ट शुरू कर दिया है, लेकिन असली आनंद अपकमिंग क्लास में ही आएगा. एक और टूल मुझे चाहिए होगा, एक और हथियार मुझे चाहिए होगा एज आई मूव फॉरवर्ड, एंड दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्योरली रोटेटिंग बॉडी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये चाहते हैं कि इसका एक छोटा सा डेरिवेशन हम करेंगे, बट डेरिवेशन करने से पहले हम एक चीज़ प्रिडिक्ट करेंगे. एक सवाल भी कराऊंगा मैं जो फॉर्मूला डेराइव करने वाला हूँ उसके ऊपर, सो दैट वी गेट द फॉर्मूला का फील. फॉर्मूले का फील मिलना बहुत ज़रूरी है ना. तो पीपल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्योरली रोटेटिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्योरली रोटेटिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्योरली ट्रांसलेटिंग बॉडी जो होती है वो होती है हाफ mv². तो इसी के एनालॉगस लिख देते हैं, हाफ तो हाफ, m की जगह i आएगा और v की जगह आएगा, सोच लिया होगा तुमने अब तक, ओमेगा. सो पीपल, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंसिडरिंग द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्योरली रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, हाफ i ओमेगा², है ना. अब ये कहाँ से आया होगा, तो इसका एक छोटा सा प्रूफ है, वो कर लेते हैं. पीपल, वी हैव अ पपीते टेस्ट टाइप शेप का स्ट्रक्चर, ऐसा बड़ा सा दड़बा ले लिया, एक्सिस भी दे दी, ओमेगा से घूम रहा है ना. सो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? वी एक्सपेक्ट दैट लेट अस से आई टेक अ वेरी टीनी टाइनी स्मॉल एलिमेंट जिसका डिस्टेंस एक्सिस से कितना है r. तो इस छुटंके का मास ले लो dm और फिर इसकी पर्सनल काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, इसकी पर्सनल काइनेटिक एनर्जी. तो वो स्मॉल एनर्जी होगी, स्मॉल काइनेटिक एनर्जी. तो अब देखिए ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा मैं, द डी काइनेटिक एनर्जी मतलब छोटू की छोटी काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², v क्या है ओमेगा r, है ना, हाफ dm ओमेगा r का स्क्वायर. क्योंकि बॉडी रिजिड है तो हर पार्ट का ओमेगा तो कॉमन है, सेम है, तो मैं जब इंटीग्रेट करूंगा तो ये ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, हाफ बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, दैट यू कैन क्लियरली सी एज दिस. सो इंटीग्रल डी काइनेटिक एनर्जी इज ओमेगा²/2 इंटीग्रल dm इंटू r². एंड हु द हेल इज दिस, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की परिभाषा यही होती है.
सो बड़े ही सिंपल शब्दों में हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डेराइव कर दिया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, टू बी रिमेंबर्ड डे एंड नाइट। और उसका हम यूटिलाइजेशन भी करेंगे। एक सवाल आ रहा है आपके सामने जो हमें करना है ना। ओके, सो दिस इज प्रॉब्ली गोना बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। एंड क्या है ये सवाल? एक डंडा है जो हिंज्ड है एंड के अबाउट। अब तक मैं जो सवाल कर रहा था उसमें मैं इस डंडे को यहीं छोड़ दिया करता था, यहीं छोड़ दो इसको, और हाथों हाथ तुरंत अल्फा निकालो, एसीएम निकालो, हिंज रिएक्शन निकालो। लेकिन अब क्या है, इस डंडे को छोड़ दिया गया है, छोड़ दिया गया है तो और इंतज़ार करो, ये डंडा घूम के जाएगा और वर्टिकल होगा, है ना। दिस डंडा इज गोना बिकम वर्टिकल घूम के। और तो जब ये वर्टिकल होगा तो उस समय का ओमेगा पूछा है और उस समय की हिंज रिएक्शन पूछी है जब ये घूम के सीधा हो जाएगा। तो क्लियरली इसमें थोड़ा सा थॉट प्रोसेस तो हमको देना ही पड़ेगा, है जी। इसमें थोड़ा बहुत दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है जी। सो व्हाट वी नीड टू डू हियर इज, क्या हमें करना है, हमें इसका ओमेगा फाइंड आउट करना है। तो व्हेन आई रिलीज इट, लेट द रॉड बिकम्स वर्टिकल। तो कैसे इसको करना चाहिए, व्हाट आर द थॉट्स इन अवर माइंड राइट नाउ। तो जब मैं इसको रिलीज करता हूँ, है ना, तो आप नोटिस करो कि जो हिंज रिएक्शन यहाँ लग रही है और वजन लग रहा है, तो कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है। वर्क डन के लिए क्या टर्म्स यूज होती हैं, वर्क डन के लिए जो तरीका यूज होता है, जो सिस्टम यूज होता है, वो ऐसे होता है, वर्क इज डन व्हेन फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स इज अप्लाइड, और वो फोर्स जिस जगह लगाया गया है वो जगह जो है, वो जगह, वो पॉइंट चलना चाहिए, वो जगह चलनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तब वर्क डन होता है। तो ये जगह तो चल ही नहीं रही, इसका मतलब हिंज रिएक्शन का कोई वर्क डन नहीं है। देयर इज नो वर्क डन ऑफ हिंज रिएक्शन, मतलब ना एनर्जी दे रही है ना एनर्जी ले रही है। फिर मैं स्ट्रक्चर को जब ये छोड़ देता हूँ तो घूम के सीधा हो जाता है। तो वन थिंग शुड पॉप अप इन आवर माइंड्स दैट ये घूम के ऐसे आ गया। तो हाउ मच सेंटर ऑफ मास हैज कम डाउन बाय द वे पीपल, सेंटर ऑफ मास हैज कम डाउन वर्टिकली बाय व्हाट डिस्टेंस, L/2। सेंटर ऑफ मास हैज वर्टिकली फॉलन बाय अ डिस्टेंस L/2, एंड देयरफॉर द पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट विल बी mg L/2, और वो किसके बराबर होनी चाहिए, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। So mg L/2 is equal to half 1/3 ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ओमेगा की वैल्यू आएगी 3g/L अंडर रूट। सो दिस इज योर ओमेगा व्हेन द डंडा हैज बिकम वर्टिकल। इस समय के ये हालात हैं, है ना। सो आई होप कि ये बात आपके दिमाग में बैठ रही होगी। भाई एनर्जी तो जो मिली है उसी से तो काइनेटिक एनर्जी बिल्डअप होगी इसकी। एक बार चाहो तो आप इसको पीछे करके फिर से सुन सकते हैं, सो दैट यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग। और बाय द वे ये पूरे रास्ते जो ग्रेविटी का टॉर्क इसके ऊपर लगता रहा उसी की बदौलत है ये, है ना। पूरे रास्ते जो टॉर्क लगता रहा, है ना, जो रोटेट करने का इंडक्शन करता रहा, उसी की बदौलत ये ओमेगा पाइल अप होकर बना। जैसे आप किसी पार्टिकल को छोड़ देते हो, फोर्स लगता है, तो वो फोर्स लगातार उसको एक्सेलरेशन देता है, तो वो एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी पाइल अप करता रहता है और आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस वेलोसिटी बिल्डअप हो जाती है। अब बात आता है हिंज रिएक्शन का। सो क्लियरली जब ये रॉड घूम के वर्टिकल हो गया है तो इस बार ये सर्कुलर मोशन कर रहा है विथ नॉन जीरो डेटा, ओमेगा है इसके पास, और ओमेगा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, वो भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो उसको कैसे कैटर करें, अगले स्लाइड पे चलते हैं। बहुत बारीक तरीके से ये चीज़ समझनी पड़ेगी अपने को। व्हेन द रॉड हैज़ घूम के बिकम वर्टिकल, आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके ऊपर जो फोर्सेज लग रहे हैं फिलहाल इस समय पे वो mg डाउनवर्ड्स हैं, mg डाउनवर्ड्स है बाहर से एक तो। उसके अलावा हिंज रिएक्शन का अपना तरीका क्या होता है, एक तो रेडियली इनवर्ड्स और एक उसके परपेंडिकुलर, क्योंकि हिंज तो कैसे भी फोर्स लगा सकती है ना, दायां बायां पूरा इन दिस एंटायर प्लेन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी लगा सकती है हिंज फोर्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो पॉसिबिलिटी को जज करने के लिए अपन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग दो टुकड़े ले लेते हैं, अपने आप आंसर आएगा। बाय द वे अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क चेक करूँ, चलो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, दो बार सुनना पड़ सकता है तुम्हें ये पार्ट। इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क चेक करता हूँ तो टॉर्क तो जीरो है, क्योंकि ग्रेविटी की लाइन ऑफ एक्शन पास हो जाती है उससे। तो जब कोई टॉर्क ही नहीं है तो अल्फा तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और जब अल्फा नहीं है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस है ही नहीं, और तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है इस अवस्था में। एंड इट क्लियरली स्टेट्स दैट r डैश इज जीरो, r डैश जीरो। तो फिर कौन सा एक्सेलरेशन है ना, सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन इसका एग्जिस्ट करता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ मास।
तो ये एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू। तो एकमात्र अगर ये एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है तो व्हाट वी नीड टू डू इज we need to write the equation in the vertical direction. So r minus mg is mass into this, as straightforward as that. R minus mg is equal to mass into omega square L by 2. ओमेगा अपन पिछले पेज पे निकाल चुके हैं, है ना, ओमेगा अपन पिछले पेज पे निकाल चुके हैं। तो ओमेगा जब आप फीड अप करोगे तो आपके पास हिंज रिएक्शन आ जाएगा। तो में से कई लोग सोच रहे होंगे कि सर सेंट्रीफ्यूगल से भी तो कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे, सेंट्रीफ्यूगल तो बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल वाला अंदाज अपना सिर्फ रेडियल डायरेक्शन के लिए ही जिंदा रखेंगे उसके ऊपर, उसका अपना कुछ बड़ा मसला नहीं होता उसमें। अगर अपन इसी प्रश्न को सेंट्रीफ्यूगल से करना चाहते हैं सो द तरीका विच वी यूज इज दिस, एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज दिस। कुछ भी नहीं करना है, आर डैश तो जीरो हम साबित कर ही चुके थे। हमने क्या किया, एम जी तो लग ही रहा है, सेंट्रीफ्यूगल और लगा दिया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सूडो फोर्स, वो कहाँ लगाते हो, सेंटर ऑफ मास पे लगाते हो, तो उसको ऐसे लगा के आर से बैलेंस करा दो। तो सेंट्रीफ्यूगल जब हम लगाते हैं तो हम फोर्स बैलेंसिंग कर लेते हैं, दिस वेज, दिस प्लस दिस इज दैट। सो पीपल बोथ वेज इट कैन बी केटर्ड, है ना, दोनों तरीकों से इस चीज़ को अपन केटर कर सकते हैं। एक डंडा है, इसको अपन छोड़ देंगे एंड इट इज़ गोइंग टू ऑफ कोर्स रोटेट, ग्रेविटी के प्रेजेंस में रोटेट करता हुआ नीचे आएगा एंड व्हेन इट कम्स, है ना, इस तरह से ये रोटेट करता हुआ नीचे जाएगा। तो जब ये रोटेट करता हुआ नीचे जा रहा होगा, ऑफ कोर्स यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, तो जब ये 30 डिग्री रोटेट कर चुका होगा तो उस समय अपने को हिंज रिएक्शंस, एक्सेलरेशंस वगैरह फाइंड आउट करने हैं, है ना। वी नीड टू गेट द डिटेल्स व्हेन द रॉड हैज़ रोटेटेड बाय एन एंगल 30 डिग्रीज। ओके, तो इसको अपन कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, बढ़ते हैं आगे। सो पीपल, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इलाबरेट करके डायग्राम बनाया है। सो लेट इट रोटेट बाय 30 डिग्रीज, तो ये एंगल 60 होगा क्योंकि 30 इसने रोटेट किया है। थोड़ी बहुत डिटेल कैलकुलेशन बता देता हूँ आपको। ये डिस्टेंस L/2 है, मिड पॉइंट, सेंटर ऑफ मास। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है इस नीचे वाले ट्राइंगल से आप देख सकते हैं, L/2 cos 60, है ना, दिस डिस्टेंस, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो ऊपर का डिस्टेंस है, दिस वन इज L/2 cos 60। तो L/2 cos 60 इज L/4 ऑफ कोर्स, एंड दिस डिस्टेंस इज √3 L/4। तो एक ऑब्जर्वेशन अपन ये कर चुके हैं कि यहाँ से डंडे को छोड़ा तो घूमता हुआ जब इतना नीचे आया तो इस समय पे इसके पास ओमेगा भी होगा और अल्फ़ा भी होगा, क्योंकि इसके ऊपर नॉन जीरो टॉर्क लग रहा है। तो हम ओमेगा भी निकालेंगे, अल्फ़ा भी निकालेंगे, उसके बाद आगे हिंज रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये डायग्राम जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ सबसे पहले अपन ये देखें कि सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया। तो सेंटर ऑफ मास हैज़ मूव्ड ऑन अ सर्कुलर पाथ एंड इट हैज़ कम डाउन बाय L/4। सो लेट्स कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी लॉस एंड दैट विल गिव अस द काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस इज mg L/4 एंड दैट विल बी इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। आई क्या लेना है इसके अबाउट, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, 1/3 ml स्क्वायर। तो जो मेरी कैलकुलेशन बन रही है mg L/4 इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर, इसको सॉल्व करता हूँ तो आई एम एबल टू ऑब्टेन दिस एज द ओमेगा, है ना। तो इस कैलकुलेशन को आप कॉपी करें और कंफर्म करें अपने कॉपी में कि इट्स परफेक्टली एक्सेप्टेबल और नॉट। ओके, तो ओमेगा आ गया। अब अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा तो हाथों हाथ वाली कंडीशन से निकलता है, ओमेगा निकलता है आपके पास्ट से यहाँ तक आए तो किसने कितना वर्क किया, उससे आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बिल्डअप हुई। अल्फ़ा होता है हाथों हाथ अभी आपके ऊपर क्या टॉर्क लग रहा है। सो पीपल वी नीड टू फाइंड आउट द टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस एंड विच इज़ इक्वल टू, सिर्फ mg फोर्स लग रहा है तो mg इंटू व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये ले लो चाहे नीचे वाला ले लो, एक ही बात है। तो ये डिस्टेंस तो इसी के बराबर है, √3 L/4। So the torque is mg into √3 L/4 and that is equal to I alpha. So I'm gonna express this equation like this. So mg L/2 sin 60 is equal to I alpha and जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आएगी ये। So people we have the value of omega as well as alpha for this question. अभी भी ये सवाल जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये कहानी और आगे बढ़ने वाली है ना। ओके, तो अगले पेज पे लेके चलता हूँ विद दिस डिटेल्स। तो ये डिटेल्स आप कॉपी कर लें, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई चीज़ अटकी है तो एक बार फिर से सुन लें इस चीज़ को। इस डायग्राम को बहुत फोकस करके समझना है, ऑलरेडी इसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है। तो देखिए डंडा ऐसे था, ये घूम के ऐसे आया है डंडा। तो जब ये डंडा ऐसे घूम के आया है 30 डिग्रीज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटी के मैं कंपोनेंट कर लेता हूँ। ग्रेविटी इस पेन के अलॉन्ग लगती है, तो इधर आएगा mg cos 60 जो मैंने लिख दिया, और इधर आएगा mg sin 60। उसके अलावा चूंकि इसका ओमेगा भी है, मतलब दिस सेटअप हैज़ गॉट ओमेगा एज वेल, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इसके ऊपर बाहर की तरफ, m ओमेगा स्क्वायर L/2। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो इसके ऊपर लग रहा होगा बाहर की तरफ, है ना। कोई भी चीज़ घूम रही है तो सर्कुलर मोशन के तहत, और सेंटर ऑफ मास पे लगा दिया मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
ओके इसके अलावा अल्फा है तो अल्फा इंटू एल बाई टू, अल्फा इंटू एल बाई टू विल गिव मी द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये तो है ACM, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है ये। ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके अलावा मैंने आपको शुरू से ही कहा है कि जो हिंज रिएक्शन होती है दे आर बेसिकली टू कंपोनेंट्स अज्यूम करने होते हैं, एक रेडियली इनवर्ड्स और एक परपेंडिकुलर टू इट। तो एक तो होगा R1 और एक होगा R2। ठीक है, तो ये मेरे पास दो R1 R2 नाम के कंपोनेंट्स हो गए। अच्छा, क्लियरली R1 जो है वो तो अपने सर्कुलर मोशन के स्टाइल से निकाल लेंगे अपन, रेडियल डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा लिया तो फोर्स बैलेंस कर लेंगे। सो दिस प्लस दिस विल गिव मी R1। सो क्लियरली आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ R1। मुझे आप पॉज करें और कैलकुलेट करें जरा, व्हाट आर यू एबल टू ऑब्टेन, क्या निकाल रहे हो आप आंसर जरा। लेट मी फाइंड आउट एंड you guys do it and compare what I tell you. Okay, ये आपकी इक्वेशन आएगी mg cos 60 is mg by 2 plus m omega square l by 2 is equal to r1। और ओमेगा अपन पिछले पेज पे निकाल चुके हैं, तो वो ओमेगा यहाँ फीड कर देना इस जगह पे एंड कंफर्म विद योरसेल्फ दैट r1 is 5/4 mg। ये r1 की वैल्यू आएगी, पिछले पेज पे जो ओमेगा निकाला था उसको यहाँ पे डाल देना। ओके, अब जो बात बनती है वो है r2 कैसे निकालें। तो देखिए R2 निकालने का तरीका ये होगा कि अपन इस डायरेक्शन में F एक्सटर्नल इज इक्वल टू MACM लगाएंगे, है ना। अपन इस डायरेक्शन में भी F एक्सटर्नल इज इक्वल टू MACM लगा सकते थे, मैंने पिछली क्लास में F एक्सटर्नल इज इक्वल टू MACM से भी किया था कि दिस माइनस दिस इज सेंट्रीपिटल वाला इक्वेशन। लेकिन अपन रेडियल डायरेक्शन में क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल लगा के फोर्स बैलेंस कर देते तो वो भी चलता है। लेकिन इधर आप क्या करोगे, इधर आप लिखोगे F एक्सटर्नल इज इक्वल टू MACM। तो F एक्सटर्नल के नाम पे इस दिशा में परपेंडिकुलर टू द रेडियल डायरेक्शन में एक तो ये है और एक R2 है। सो दिस माइनस R2 इज M इंटू दिस। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन, आपकी इक्वेशन जो आएगी वो ये आएगी। जस्ट चेक इट आउट। सो mg sin 60 माइनस R2 इज इक्वल टू m अल्फा l बाई 2। दिस इज गोना बी अवर इक्वेशन इन द रेडियल डायरेक्शन। अच्छा, पिछले पेज से अल्फा उठा के यहाँ पटके और R2 पाएँ। सो क्लियरली व्हाट R2 यू आर गोइंग टू गेट इज √3 mg by 8। तो आपके पास R1 भी आ गया, आपके पास R2 भी आ गया। एंड हाउ डू यू गेट द ओवरऑल हिंज रिएक्शन, सिंपली स्क्वायर ऐड अंडर रूट बोथ ऑफ देम। इसको और इसको स्क्वायर ऐड करके अंडर रूट कर दो, स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट कर दो, तो आपके पास ओवरऑल हिंज रिएक्शन R आ जाएगा इतना। ठीक है, तो हो सकता है कि ये सवाल आपको थोड़ा सा एकदम से हैवी लगा हो, लेकिन इसको तसल्ली से सुने, चाहे तो इस वीडियो को पीछे करके फिर से सुने। सो व्हेन यू लिसन टू इट अगेन अंडरस्टैंडिंग आएगी, है ना। ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये आपको समझ में आना ही पड़ेगा, आना चाहिए। ओके, तो कहानी को आगे बढ़ाता हूँ मैं अगले सवाल के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम थोड़ा सा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स को पिक्चर में लेके आ रहे हैं। आपके सामने दो सवाल दिए हुए हैं, ये दोनों सवाल एक ही बात है, थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें। ये एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल पुली है जिसका मास और रेडियस दी हुई है, मतलब ये हैवी पुली है और इसके ऊपर रस्सी लपेटी हुई है, रस्सी लपेट के इधर एक ब्लॉक लटका हुआ है। मतलब इसको आप छोड़ दोगे तो ये ऐसे नीचे उतरेगा, है ना। ये पुली जो है ये घूमेगी, समथिंग लाइक दिस, कनेक्टेड, है ना। तो जितना ये नीचे जाएगा उस हिसाब से वो रोटेट करेगा। तो आप एक स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के बारे में सोचें कि इसका एक्सीलरेशन अगर a है और ये रोटेट कर रही है अल्फा से, तो उस अल्फा और a में क्या रिश्ता होगा, क्या रिलेशन होगा, उस पर सोचिए। एंड दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो सेम। इसमें कुछ नहीं किया, इस रस्ते को उठा के साइड में ले गए, मतलब ये सिंपली यहाँ से गिर रहा था कि बजाय यहाँ से इधर जाके पुली के ऊपर से गिर जाएगा। अच्छा, ये अपनी पुरानी वाली न्यूटन्स लॉ वाली पुली है। ये पुली ना तो रोटेट करती है, सपट स्मूथ है, इसका मतलब रस्सी सिर्फ इसके ऊपर घस के चली जाती है, घिस के। तो ये ऐसा इस टाइप का प्रॉब्लम है कि ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये घूमेगा, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो यहाँ आपको एक स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, बेसिक लेवल का स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है वो सोचना होगा। सो डू यू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट व्हाटएवर इज द, जैसे इस प्रॉब्लम को देखें अपन, तो ऊपर से ये रस्सी जो है वो ऐसे आ रही है और यहाँ ब्लॉक है, ठीक है। तो जो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a है वही इस पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a है, वही रस्सी के इन तमाम पॉइंटों का होना चाहिए। और चूंकि ये सिलेंडर के ऊपर या पुली के ऊपर रस्सी लपेटी हुई है, तो जो रस्सी है वो पुली के ऊपर घिस नहीं रही है। तो व्हाटएवर आर द एक्सेलरेशंस ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द पुली विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द रस्सी। इसका मतलब अगर ये अल्फा से घूम रहा है तो सर्कमफेरेंस किस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से घूमना चाहिए, अल्फा आर, एंड अल्फा आर मस्ट बी इक्वल टू ए। तो ये एक कंस्ट्रेंट है जो आपको खुद को सोचना चाहिए कि अल्फा आर विच इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द पुली will be the acceleration of the rassi in contact with the pulley, because rassi is not slipping over the pulley, and therefore the acceleration of the block is same as the rassi's acceleration, and it is
स्टिल द एक्सेलरेशन ऑफ द सर्कमफेरेंस। तो एक रिश्ता हमारे पास आ गया अल्फा आर इज इक्वल टू ए। तो अब मैं इसको कैसे इक्वेशंस की शक्ल देता हूँ, ये दोनों एक ही प्रॉब्लम है, हालांकि सॉल्व मैं इसको करूँगा। ओके ओके, व्हाट टू सी इज आई हैव मेड द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पुली। पुली अल्फा से घूम रहा है, उस पर टेंशन टी लग रही है, तो इस टेंशन की वजह से ही पुली घूम रहा है। और ये ब्लॉक तो अपना पुराना वाला एफ है, न्यूटन्स लॉज वाला। अल्फा आर मैंने इसका एक्सेलरेशन मान लिया, हालांकि वो ए है या अल्फा आर दोनों बराबर है, तो अल्फा आर ही ले लो। सो क्लियरली व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ, इसकी इक्वेशन तो बहुत ही लल्लू है, एम जी माइनस टी इज एम इंटू दिस। और इसकी आपको ये दिस इज समथिंग न्यू। सो पीपल, इट इज एक्चुअली रोटेटिंग। तो इस एक्सिस के अबाउट, दिस पेन का ढक्कन एज द एक्सिस के अबाउट आप टॉर्क लिखोगे, तो इस पॉइंट के अबाउट टेंशन का डिस्टेंस कितना आएगा, आर। सो टी इंटू आर इज आई अल्फा। और चूंकि हम इसको पुली मान रहे हैं, इसको अपन क्या मान रहे हैं, बेसिकली एक डिस्क। तो जब ये डिस्क है, ये स्ट्रक्चर एक डिस्क है, ये वाला ऊपर वाला, तो क्यों ना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर ले लिया जाए, है ना। तो हम सबसे पहले दोनों की इक्वेशंस में लिख देता हूँ। ये इक्वेशन मैंने लिखी है इस डिस्क की, टेंशन इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, आई इज हाफ एम आर स्क्वायर। और इस लटकेले ब्लॉक की इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया, आर और आर काट के थोड़ा जमा दिया, आप देखो इजीली इट कैन बी अंडरस्टूड। और रही बात इस दूसरे नीचे वाले ब्लॉक की, तो वेरी इजीली वी कैन राइट द पुरानी न्यूटन्स लॉज वाली इक्वेशन एज एम जी माइनस टेंशन इज इक्वल टू एम ए, वेयर ए इज अल्फा। फिर आप इस 1 और 2 को सॉल्व कर लो इजीली, यू कैन सब्सटीट्यूट टी की जगह ये कबाड़ खाना हियर, तो यू कैन गेट आर अल्फा और टेंशन, सब चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द सेट ऑफ द आंसर्स विच वी आर एक्सपेक्टिंग। द एक्सेलरेशन ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक विल बी 2/3g एंड द टेंशन विल बी mg/3। ठीक है, तो ऐसे एक सवाल और करते हैं, एक मस्त सा क्वेश्चन और पिक करते हैं। ओके देखो, ये एक मस्त सा सवाल है, इसमें वही डंडा है जो अपन डिस्कस कर रहे थे पिछले क्वेश्चंस में। इस डंडे के मुखड़े पे मैंने रस्सी बांध दी है, रस्सी ऊपर एक अपनी पुरानी वाली पुली है, ये पुली सिर्फ रस्सी को ऊपर से घिसने का मौका देती है। ये रस्सी सिर्फ इस पुली के ऊपर से घस के चली जाएगी, इट डजंट रोटेट एंड इट इज स्मूथ। मासलेस मैंने लिख के काटा हुआ है, क्योंकि मास हो या ना हो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ये ऊपर वाली वर्टिकल रॉड है, ये झेलेगी इसका मास। तो इस ऊपर वाली पुली का मास होना या ना होना हमें कोई बॉदरेशन नहीं देता है। सो व्हाट वी नीड टू डू नाउ इज दैट, इसमें भी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट सोचना पड़ेगा तुमको। तो इसमें जो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट होगा वो ये होगा कि जो एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का है वही इस रस्ते का डाउनवर्ड्स है, वही इस साइड के रस्ते का अपवर्ड्स है, और वही इस पॉइंट का होना चाहिए अपवर्ड्स। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को, इस डंडे को ऐसा मान लेता हूँ कि ये ऐसे घूम रहा है अल्फ़ा से, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ क्या होगा, अल्फ़ा एल, और वही एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का होना पड़ेगा इस इंस्टेंट पर नीचे की तरफ, है ना। तो ये हमारे एक्सेलरेशन के अजम्पशंस होंगे, इसको आपको समझना पड़ेगा। और रही बात इसके फ्री बॉडी डायग्राम्स की, तो एक तो mg लग रहा है इस पे नीचे, एक यहाँ पे टेंशन t लग रही है, ये रस्सी जा ही रही है, ठीक है। हिंज रिएक्शंस ऑफ कोर्स हैं, पर मैं इस पॉइंट का वो टॉक लिखूंगा, इसलिए डजंट मैटर, क्योंकि हिंज रिएक्शंस का टॉक क्या हो जाएगा, 0। सो दीज आर द फ्री बॉडी डायग्राम्स ऑफ द टू, है ना। ट्राई अंडरस्टैंड। ये डंडा को तो अच्छा, ये इस इंस्टेंट पर पूछा है, क्योंकि थोड़ी सी देर के बाद तो रॉड टेढ़ी हो जाएगी, रॉड टेढ़ी हो जाएगी तो काफ़ी चीज़ें बदल जाएंगी, तो एट दैट टाइम द एक्सेलरेशन विल बी डिफरेंट। तो उसने क्या पूछा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मास, हैंगिंग मास एट द इंस्टेंट शोन राइट नाउ। ओके, हाँ, तो यहाँ से कहानी आगे बढ़ाते हैं। ये रहे आपके फ्री बॉडी डायग्राम्स जो मैंने अभी बताए थे, क्लीनली साफ सुथरे ड्रॉ किए हुए हैं। अच्छा, ये ऊपर जा रहा है, अब हो सकता है कई लोग सोचे सर ये नीचे भी तो जा सकता है, तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, दैट्स नॉट अ बॉदरेशन। लेकिन एटलीस्ट ये कि इसको आप ऊपर घुमा रहे हो तो उसको नीचे लेके जाओ, कोई ऊपर जा रहा तो दूसरा तो नीचे जाएगा ना, दोनों ही नीचे कैसे जा सकते हैं। तो इसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, इस पॉइंट के अबाउट टॉक लिख रहे हैं अपन, किस पॉइंट के अबाउट, हिंज के अबाउट। तो जब आप हिंज के अबाउट टॉक लिखते हो तो हिंज रिएक्शंस के टॉक तो 0 हो गए। टेंशन इंटू एल माइनस एम जी इंटू एल बाई 2 इज इक्वल टू आई अल्फा। आई आपको पता ही है, रॉड का क्या लेना है, 1/3 ml²। थोड़ा काट पीट देते हैं, एल वगैरह काट कूट के साफ सफाई कर देंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी क्लीन सी, नीट सी। और इस लटके हुए ब्लॉक की तो एम जी माइनस टेंशन इज एम अल्फा एल, वेरी क्लियर। सो यू कैन इजीली सिंपली ऐड एंड गेट द आंसर ऑफ अल्फा एल। अल्फा एल ही तो आपका आंसर है ब्लॉक का एक्सेलरेशन, तो सिंपली इसको ऐड कर दोगे तो भी काम चल जाएगा। एंड व्हाट वी कैन गेट इज 3g/8। ओके, अब कोई आपके पीछे पड़ जाएगा नहीं, हिंज रिएक्शन भी निकालनी है, हिंज रिएक्शन भी निकालनी है, तो हिंज रिएक्शन कैसे निकालेंगे उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं इस सवाल में। अगर आपको कोई भी चीज़ लग रही है कि ऊपर से निकल गई, यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन ऑफ गोइंग बैक एंड लिसनिंग टू इट अगेन, है ना, डोंट फॉरगेट दैट। तो अगर आपको हिंज रिएक्शन निकालना है तो इस डंडे को फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियरली हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है अल्फा एल बाई 2,
और कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए रेडियल हिंज रिएक्शन इज जीरो ऑफ कोर्स। नाउ वी कैन अज्यूम इट डायरेक्टली। एक हिंज रिएक्शन ऊपर ले लो r, नीचे की तरफ लग रहा है mg और ऊपर की तरफ लग रही है टेंशन T। तो यू कैन क्लियरली राइट एन इक्वेशन r प्लस टी माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू अल्फा l बाई 2। अल्फा l की वैल्यू 3g/8 डाल देना यहाँ पर, तो यू कैन ईजिली ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ r, है ना। तो यहाँ से आप r निकाल सकते हैं। सो दैट कैन ऑल्सो बी द मेथड टू फाइंड द हिंज रिएक्शन। ऑल राइट, सो येट अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एटवुड्स मशीन। अब तक अपने न्यूटन्स लॉज में जो एटवुड्स मशीन पढ़ी थी, वो एटवुड्स मशीन ऐसी थी कि ये पुली तो जो थी वो स्मूथ थी और रस्सी इसके ऊपर से सिर्फ स्लिप होकर निकल जाती थी। तो इसमें इस पुली को घुमाने का जो टंटा था वो सब नहीं था। अब इस माहौल में ये है कि ये जो पुली है ये हैवी है और रफ़ है, अर्थात ये पुली इस रस्ते के साथ घूमेगी, पुली इस रस्सी के साथ घूमेगी। तो यहाँ पर आपको अपने माइंड को एक लॉजिक के लिए कन्विंस करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आप विजुअलाइजेशन के साथ, फीलिंग के साथ ही तो कन्विंस कर पाओगे। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट जब आप अपनी साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में पीछे एक छोटा ऐसा होता है और आगे यहाँ एक बड़ा चक्का होता है ऐसे, इसको आप पेडल करते हो। तो इसको जब आप पेडल करते हो तो ये जो पीछे वाला चक्का होता है ये बड़े पहिए से जुड़ा होता है। तो जब आप इसको पेडल करते हो तो इसको तो तुम जोर लगाते हो, इस यहाँ पे पेडल होता है ना, इस जगह पे ये पेडल होता है ऐसे, इधर इस तरह से, ये इसको पुश करते हो नीचे की तरफ, इसको प्रेस करते हो नीचे तो ये घूमता है, ये घूमता है तो इस चक्के को घुमाता है। अब ये जो चक्का है इसको आप ये पुली मानो। तो अगर इसको अपन घुमा रहे हैं तो ट्राई एंड नोटिस, क्या कभी तुमने ये नोटिस किया है कि ये वाला पार्ट ज़्यादा टेंस होता है इसके करते? कई बार अगर चेन ढीली है तो वो ढीलापन यहाँ नीचे दिखाई देता है, ये वाला पार्ट तो टाइट रहता है, बिकॉज दिस इज द ड्राइविंग साइड। ये जोर से खींचेगा इसको तभी तो ये चक्का घूमेगा। और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ये थोड़ा लूज रहता है। इसका मतलब वट एवर टेंशन यू हैव जनरेटेड, मोस्टली इट इज़ इन द अपर पार्ट। और इनफैक्ट अगर कई बार एक कड़ी एक्स्ट्रा होती है चेन में तो वो ऐसे ढीले की तरह यूँ नीचे, यहाँ झोल भी, इस जगह झोल भी खा जाता है। कई बार ऐसे झोल होती है, कई बार आपने ढीली चेन देखी होती है, यहाँ ढीली होती है वो, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ से तो चेन लिफ्ट अप हो रही है और मतलब बेसिकली यहाँ से इस जगह से ये चेन को खींच रहा है और पीछे रिलीज़ कर दे रहा है, और ये जो लोअर हिस्सा है वो इसमें लिफ्ट अप हो जाता है, मर्ज होता है इसके अंदर। तो जीरो टेंशन, तो बेसिकली मेजर टेंशन जो है वो यहाँ होती है। और पुली इस वाले को, जिसको मैं एक्स्ट्रा कलर कर रहा हूँ, इसको रोटेट करने के बाद यहाँ आगे वाली कड़ियों में टेंशन जो है वो कमज़ोर हो जाती है। तो इसी के मद्देनज़र यू नीड टू थिंक एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट इज़ कि अगर m1 भारी है, ये भारी मास है, तो इस चक्के को चाहे कुछ भी हो जाए क्लॉकवाइज घूमना है। ये क्लॉकवाइज घूमेगा क्योंकि ये भारी है, बाय एनी केस उल्टा तो घूम ही नहीं सकता। तो अगर ये ऐसे घूमेगा तो ये सेम रस्सी है, एक ही रस्सी है, उस साइकिल की चेन भी एक ही थी। यहाँ टेंशन ज़्यादा होगी इस पार्ट ऑफ द रस्सी में एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट, क्योंकि दिस इज द ड्राइविंग साइड ऑफ द रस्सी। तो जो ड्राइविंग साइड होती है, पुली को जो ड्राइव करेगी, दैट पार्ट विल हैव मोर टेंशन एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट। ओके, या यूँ अब मान लो कि भाई ये जो m1 है, इस m1 बेसिकली दिस इज द ड्राइवर। तो m1 के पास जो अपना वेट है, उस वेट में से कुछ पार्ट टेंशन के फॉर्म में इसको दे दी, और वो टेंशन यहाँ पहुँची, कुछ टेंशन कंज्यूम हुई और रिमेनिंग टेंशन यहाँ चली गई, और इस टेंशन ने इसको लिफ्ट अप किया। तो बेसिकली वो अपना अपना हिस्सा यूज़ करते रहो और रिमेनिंग को ट्रांसफर करते रहो, समथिंग लाइक दैट। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हेन द पुली इज रफ एंड हैवी, देन द टेंशन इन द रस्सी, सेम रस्सी, ड्राइविंग साइड जो है वो टेंशन ज़्यादा होगी और दूसरे साइड टेंशन थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि ये टेंशन ही तो है जो ये कंज्यूम करेगा अपनी खुद की रोटेशनल एनर्जी बढ़ाने में। टेंशन ही तो वर्क कर रही है इसके ऊपर, टेंशन इज मेकिंग इट रोटेट। ओके, तो ये बात की फील अगर अपने को आ जाए तो अपन आगे बढ़ते हैं कि भाई टेंशन इधर ज़्यादा है इधर कम है, तो आप तो T1 T2 लिख देना, वो अपने आप ज़्यादा कम हो जाएगा। तो मैं इनके फ्री बॉडी डायग्राम्स तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। एक बात अपने दिमाग में प्रेटी क्लियर रखना कि अगेन रस्सी घस नहीं रही है, तो जो रस्सी के पॉइंट्स का एक्सेलरेशन है, जो इसका एक्सेलरेशन है वही रस्सी का एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, जो इसका नीचे की तरफ है वही रस्सी का नीचे की तरफ है, वही इस साइड रस्सी का ऊपर की तरफ है वही इसका ऊपर की तरफ है, और वही इसके सर्कमफेरेंशियल पॉइंट्स का एक्सेलरेशन है, क्योंकि रस्सी इसके साथ अड़ के जाती है, रस्सी गोज टुगेदर। मतलब इट्स लाइक रस्सी आती है उस पुली के साथ साथ जाती है बिना घिसे, तो इसका मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ द पुली का एक्सेलरेशन जो भी है टेंजेंशियल, वही एक्सेलरेशन रस्सी का है। बिकॉज रस्सी आती है, पुली के साथ मर्ज अप हो जाती है, दोनों एक साथ जाते हैं, फिर पुली अपने रास्ते चला जाता है, पुली के पॉइंट से नीचे चले जाते हैं, रस्सी नीचे चली जाती है स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो बिना घिसाई के रस्सी जा रही है ना। तो क्लियरली व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड
फ्रॉम दीज फ्री बॉडी डायग्राम्स इज, आप देखिए ये पुली है, ये पुली घूम रही है अल्फा से, इधर मैंने T1 ले लिया, इधर T2 ले लिया, सेम T1 T2 मैंने ब्लॉक्स को भी दे दिए। अगर इसका एक्सेलरेशन अल्फा है तो इसका डाउनवर्ड अल्फा आ रहा है और इसका अपवर्ड अल्फा आ रहा है, बाकी मैंने वेट्स लगाए हुए हैं। तो जरा आराम से इसको पॉज करके देखें इस FBD को। यू नीड टू अंडरस्टैंड द FBD वेरी क्लियरली। इसमें एक नई चीज़ सीखने को मिली है कि टेंशन T1 एंड T2 आर डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट होगा। आप सोचो ना, चलो एक एस्पेक्ट लेते हैं, सपोज सेम है टेंशन, सपोज सेम है तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख दो जरा तुम T1 T2 का। अगर दोनों सेम है तो रोटेट ही नहीं करेगी पुली। दिस इज वन मैथमेटिकल तरीका बाय विच यू कैन गेट योर सेल्फ कन्विंस दैट T1 T2 आर गोइंग टू बी डिफरेंट, अदरवाइज वो घूमेगा ही नहीं। क्योंकि अगर इस पॉइंट के अबाउट T बराबर है तो T घुमा रहा है इधर, T घुमा रहा है इधर, मतलब T1 घुमा रहा है इधर और T2 घुमा रहा है इधर। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो घुमाने की टेंडेंसी ही खत्म हो जाएगी एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू रोटेट एट ऑल। तो क्लियरली इसकी इक्वेशन क्या आने वाली है, T1 इंटू व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस R, और T2 की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है R। तो इन तीनों की जो इक्वेशन है वो इसकी बता देता हूँ मैं पुली की, T1R माइनस T2R इज इक्वल टू I अल्फा। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई पुली की। और बाकी इन दोनों ब्लॉकों की तो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल है यार, mg माइनस T1 इज इक्वल टू M1 अल्फा R, और उधर वाले की T2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2 इंटू अल्फा R। तो क्लियरली ये सेट ऑफ इक्वेशंस हैं, इसको आप बड़े आराम से कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये R वगैरह काट दो यहाँ से, है ना, एंड देन यू कैन सिंपली ऐड। जैसे अगर आप ये R काटने के बाद तीनों को ऐड करोगे तो T1 T1 T2 T2 कैंसिल ही हो जाता है इसके अंदर। तो बहुत इजीली यू कैन सॉल्व, आई शो यू द क्लियरर पिक्चर ऑफ द इक्वेशंस। तो ये तो होगी पुली की इक्वेशन, T1R माइनस T2R इज I अल्फा। उसके बाद मैंने R कॉमन रख के इस अल्फे के नीचे फेंक दिया इधर। ये दोनों ब्लॉकों की इक्वेशन है, इन दोनों ब्लॉकों की। एंड सिंपली व्हाट आई सजेस्टेड वाज टू ऐड दिस एंड दिस, इन तीनों को ऐड करो। तो T1 गया, T2 गया, तो इधर तो आ जाएगा M1G माइनस M2G, और उधर आ जाएगा, मतलब अल्फा कॉमन ले लेना, है ना, अल्फा यू कैन टेक कॉमन आउट ऑफ ऑल दीज टर्म्स एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा R, है ना। अल्फा R की वैल्यू निकाल सकते हो बिकॉज ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन तो अल्फा R ही होगा। सो अल्फा इंटू R निकालना, तो आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ ऊपर एक R से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी एक R से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो हो जाएगा I/R², और ये हो जाएगा अल्फा R, ये भी अल्फा R, ये भी अल्फा R, तो अल्फा R कॉमन ले लेना। सो यू आर गोइंग टू गेट दिस एज द वैल्यू ऑफ अल्फा R। एंड जरा आप इसको ध्यान से देखो, अगर इसमें I 0 हो जाए, मतलब उस पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाए, तो ये आपका वो पुराना एटवुड मशीन वाला आंसर आ गया था, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। तो I का क्या कंट्रीब्यूशन है, पुली का क्या कंट्रीब्यूशन है, पुली का कंट्रीब्यूशन ना रोकने वाले में है ना चलाने वाले में, ना चलाने वाले में ना रोकने वाले में, लेकिन पुली का कंट्रीब्यूशन किस में है, इनर्शिया में। डिनोमिनेटर को इनलार्ज कर रहा है कि हाई हैवियर द पुली certainly lesser is the acceleration of the hanging blocks. That is what the pulley has to contribute. हाँ जी, इसको देखो जरा, अब देखा जाए तो दो पुली कर दी जबरदस्ती में। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ कोर्स ये भारी है तो चाहे कुछ भी हो, ये पुलियाँ चाहे कितनी भी भारी क्यों नहीं हो, मास वाली हो, ये हैवी है इससे, तो यही नीचे जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर, नीचे यही जाएगा, ठीक है जी। तो T1 T2 T3 तीन टेंशन आएंगी यहाँ पे, वो तो मैं कर दूंगा। अच्छा, इसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ A होगा, उसका ऊपर की तरफ A होगा, इनके दोनों के अल्फे R, जो भी इनके अल्फे हैं, अल्फा इंटू R हैं, वो A के बराबर होंगे। दैट इज़ ऑल फाइन, बट देयर इज़ अ शॉर्टकट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अभी कुछ देर पहले अपन ने देखा था कि चलाने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन इस तरह का एक एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन था। सो व्हाट वी कैन गेट द डायरेक्ट आंसर, अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए पेपर में, तो आप अगर उसको डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो चलाने वाला फोर्स तो है 2mg और पीछे उधर रोकने वाला फोर्स है mg, तो न्यूमरेटर में तो आएगा 2mg माइनस mg, डिनोमिनेटर में सबके मासेस आएंगे, तो इनके तो मासेस आएंगे सपट, इन दोनों के तो, और इनके क्या आते हैं I/R²। अभी थोड़ी देर पहले आंसर निकाला था ना, I/R² वाज द कंट्रीब्यूशन। सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ इट इज, लेट मी शेयर इट। तो इसमें आपका जो एक्सेलरेशन है, फाइंड द एक्सेलरेशन ब्लॉक्स, तो व्हाट आई सजेस्ट हियर इज कि A आने वाला है 2mg माइनस mg अपॉन 2m प्लस m, ये तो मैंने इसका और इसका लिख दिया। अब इन दोनों का क्या आएगा, प्लस व्हाट इज द मोमेंट, इन दोनों को मैं डिस्क मान रहा हूँ, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। वैसे देखो यहाँ पे I/R² आने वाला, तो अगर आप I/R² समझो, व्हाट इज I/R², अगर फॉर अ डिस्क, अगर डिस्क के लिए आप देखो, तो बेकार में मैं I भी लिखूँ और R भी लिखूँ और डिवाइड करूँ बेकार में, तो I/R² समझे तो m/2 होता है। एक डिस्क के लिए I/R² m/2 होता है, मतलब इसका भी हाफ द मास कॉन्ट्रीब्यूशन और इसका भी हाफ द मास, तो यू कैन क्लियरली फीड m/2 प्लस m/2 है, दैट्स इट। तो इसको सॉल्व कर लो आप, तो इससे आपके जो भी उत्तर हैं वो प्रकट हो जाएंगे।
इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपके पास g/4। ठीक है, तो दिस इज़ वन तरीका, बट आई विल सर्टेनली शेयर द लॉन्गर वन ऑल्सो, जो ना सिस्टमैटिक मेथड है उससे भी करते हैं इसको। अगले पेज पे लेके चलता हूँ इसको। तो ये देखिए मैंने क्या किया है, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a माना है, इसका ऊपर की तरफ a माना है। अच्छा, इन दोनों के जो रोटेशन अल्फा होंगे वो क्या होंगे, अल्फा इंटू करस्पॉन्डिंग रेडियस शुड बी द a। भाई अल्फा इंटू आर आपके क्या होंगे, अल्फा इंटू आर ए होने चाहिए ना, अल्फा इंटू आर आपके ए होने चाहिए। तो अल्फा क्या होगा आपका, ए बाय योर ओन रेडियस। तो मैंने क्या किया, देखो इसका अल्फा लिख दिया जो ए है डिवाइड बाय इसकी रेडियस, और इसका अल्फा लिख दिया ए बाय इसकी खुद की रेडियस। तो मेरे तो सिंगल वेरिएबल में पूरा ही कवर हो गया ना, सिंगल वेरिएबल में पूरा कवर हो गया। अब सिंपली धनाधन इक्वेशन होगी इसकी होगी 2mg माइनस T1 इज ma, इसकी होगी T3 माइनस mg इज ma, इसकी टॉर्क की इक्वेशन होगी T1 इंटू रेडियस माइनस T2 इंटू रेडियस इज आई अल्फा। सिमिलरली इसकी होगी T2 इंटू रेडियस माइनस T3 इंटू रेडियस इज आई अल्फा। सो व्हाट इक्वेशंस आई हैव आर शोन हियर। तीन इक्वेशंस तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, एक हैंगिंग ब्लॉक की है ना, एक आपको हैंगिंग ब्लॉक की इक्वेशन दिखाई दे रही है लेफ्ट वाले की, इसकी, और दो ये इन दोनों की है। ध्यान से देखें आप, जैसे इसकी मैं समझाता हूँ, T1 इंटू 2r, इसकी रेडियस ही 2r है, सो T1 इंटू 2r माइनस T2 इंटू 2r इज इक्वल टू हाफ mr², जो भी अल्फा आपने यहाँ लिख रखा है, जो रेडियस है वही ना डालेंगे। फिर वो काट पीट के सफाई करके मैंने यहाँ पे जमाया है। तो अब बात आती है आखिरी इक्वेशन की, जो आखिरी इक्वेशन जो मैंने इसमें नहीं लिखी है वो होगी T3 माइनस mg इज इक्वल टू ma। सो दैट इज गोना बी योर फोर्थ इक्वेशन। और बस अब तो कुछ करना ही नहीं है, चारों डब्बों को लाइन से जोड़ दो, सिंपली ऐड एंड चेक इट ऑफ कि वेदर यू गेट g/4 और नॉट। एक एक इक्वेशन को, इस वीडियो को पॉज करके इस एक एक इक्वेशन को समझने की कोशिश करें। जैसे ये कहाँ से आया, ये इसकी इक्वेशन है, तो क्या लिखा है मैंने, T2 इज द ड्राइवर फॉर दिस पुली, सो T2 इंटू आर माइनस T3 इंटू आर, क्योंकि T2 घुमा रहा है इस सेंस में, T3 घुमा रहा है उल्टा। So this minus this is equal to जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय द अल्फा विच आई हैव अज्यूम्ड। एंड सेम हियर, यहाँ पे भी यही किया मैंने, T1 इंटू रेडियस माइनस T2 इंटू रेडियस, क्योंकि T1 ड्राइवर है, T2 ड्राइवर नहीं है। सो T1 इंटू 2r माइनस T2 इंटू 2r, ये 2 बाद में आगे आगे लिखे हुए हैं, बट ये है T1 इंटू 2r, और देखो आई अल्फा। ओके, सो दिस वॉज वन गुड क्वेश्चन जो आपको समझना चाहिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी कंफर्टेबली। ओके, व्हाट टू अंडरस्टैंड हियर इज कि इसमें दो डिस्क को आपस में चिपका दिया गया है, दो डिस्कों को आपस में चिपकाया है, और चूंकि दो डिस्कों को आपस में चिपका दिया गया है तो नाउ दे आर अ सिंगल रिजिड स्ट्रक्चर। एंड इफ अ सिंगल रिजिड स्ट्रक्चर लाइक दिस, साइड व्यू ऐसा है, 3D व्यू ऐसा है। अब देखो इस छोटू के ऊपर भी रस्सी लपेट के ब्लॉक लटका है और बड़े के ऊपर भी रस्सी लपेट के ब्लॉक लटकाया है ना। ये मैंने इस तरफ लटकाया, इधर लेफ्ट तरफ लटक रहा है, कोई एक ही बात है, मतलब है, डोंट मेक एनी अंतर। तो अब ये दोनों ब्लॉक क्या चाहेंगे, दोनों ब्लॉक इस पूरे स्ट्रक्चर को घुमाना चाहेंगे। तो वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि इस पूरे स्ट्रक्चर का जो अल्फा होगा वो छोटी डिस्क और बड़ी डिस्क दोनों के लिए अल्फा सेम होगा। मतलब अगर ये एक चक्कर काटता है तो दोनों डिस्कें एक चक्कर एक साथ ही काटेंगे ना, चिपकी हुई है ना, चिपकी हुई है तो एक साथ ही तो घूमेंगी। तो यहाँ जो मेरे अजम्पशंस होंगे वो बड़े सोच समझ के लेने पड़ेंगे। तो आई नीड टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। तो वेरिएबल क्या अज्यूम करूँ मैं, व्हाट इज कॉमन टू बोथ द ब्लॉक्स, दैट दे आर, जो उनकी रस्सियाँ हैं, द रस्सी इज बाउंड ओवर टू सेपरेट सर्कमफेरेंसेस ऑफ द सेम रिजिड स्ट्रक्चर। तो अल्फा इज समथिंग विच इज कॉमन टू बोथ ऑफ देम। तो अल्फा दोनों के लिए कॉमन है, तो मैं अल्फा अज्यूम करूंगा, और जब ये घूम रहा होगा तो इसका एक्सेलरेशन, इसका इनर रेडियस आर है और आउटर रेडियस 2r, ये सब दिया हुआ है। देखो मास इस पुली का m है, इनर रेडियस, ये इनर वाली डिस्क का रेडियस r है, आउटर वाली डिस्क का रेडियस 2r, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है, गिवन है, आपको निकालना नहीं है। डोंट क्वेश्चन दिस, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब जैसे भी है वो mr² ही लेना है आपको। तो यहाँ अपन वेरिएबल क्या अज्यूम करेंगे, अल्फा। ठीक है, अब देखते हैं, मैं वीडियो बनाता हूँ, पहले इस चित्र को एक बार ढंग से देख ले, कॉपी में ड्रॉ कर ले, सो दैट यू कैन टेक द रेफरेंस व्हाइल आई सॉल्व इट ऑन द नेक्स्ट पेज। ओके, व्हाट टू सी हियर इज कि मैंने इस बड़े वाले दड़बे की अल्फा मान ली, और अगर बड़े वाले स्ट्रक्चर की अल्फा अज्यूम कर ली गई है, दोनों अलग अलग रस्सियाँ, तो T1 T2 लेना पड़ेगा जब रस्सी अलग है। तो ये इनर वाली सर्कमफेरेंस पे, या आउटर वाली सर्कमफेरेंस पे ब्लॉक है, तो mg दोनों का मास बराबर है, तो mg इस पे लगा दिया, इस पे T1 अपवर्ड्स, इस पे T2 अपवर्ड्स, एंड T1 T2 डाउनवर्ड्स ऑन द स्ट्रक्चर। अल्फा से ये रोटेट कर रहा है।
अब आप नोटिस करो कि अगर ये स्ट्रक्चर अल्फा से रोटेट कर रहा है तो ये रेडियस तो आर है ना, ये वाली रेडियस, तो इस सर्कमफेरेंस की एक्सेलरेशन होगी अल्फा आर, तो अल्फा आर इसको दे दी, और आउटर सर्कमफेरेंस की एक्सेलरेशन होगी अल्फा टू आर, तो अल्फा टू आर इसको दे दी। अब बस आप तीनों की इक्वेशन लिख डालो। जैसे फॉर एग्जांपल इस बड़े वाले स्ट्रक्चर, कंबाइंड स्ट्रक्चर की क्या लिखोगे, T1 इंटू आर प्लस T2 इंटू टू आर, बिकॉज T1 एंड T2 बोथ आर ट्राइंग टू रोटेट इट इन द सेम डायरेक्शन। तो सबसे पहली इक्वेशन तो मेरी ये आती है, T1 इंटू आर प्लस T2 इंटू टू आर इज इक्वल टू mr स्क्वायर गिवन था क्वेश्चन में इंटू अल्फा। डोंट ट्राई टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज गिवन टू यू, है ना। अब आप बोलोगे सर दोनों डिस्क का जोड़ो तो कुछ आ जाता है, वो आपका हेडेक नहीं है ना, उसने दे दिया निकाल के, है ना। किसने कह दिया कि ये डिस्क जो है वो यूनिफॉर्म मास डेंसिटी की रही होगी, जैसी भी रही होगी। तो यू नीड नॉट क्वेश्चन दिस, यू नीड नॉट क्वेश्चन दिस। काट पीट और साफ सफाई के बाद हमारी इक्वेशन ऐसी हो जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 आ गया इस जगह पे, तो दिस 2 हैज़ टू बी टेकन केयर। आगे यूँ ही नहीं सड़े की तरह जबरदस्ती ऐड कर दिया, ऐसे नहीं करना, सिंपली ऐड नहीं करना होता इसमें। देखते हैं क्या लफड़े क्या आते हैं। बाय द वे इन दोनों लटके ब्लॉकों की क्या आएगी, mg माइनस T1 इज m अल्फा आर, mg माइनस T2 इज m दिस। तो मेरे पास ये 2 इक्वेशन दोनों ब्लॉकों की आ जाती है, और जब मेरे पास दोनों ब्लॉकों की इक्वेशन आती है तो पहले मैं इनको चेक करूँगा, विच यू आर गोइंग टू डू फॉर मी। तो ये इक्वेशन आफ्टर यू चेक इट नाउ ट्राई एंड नोटिस कि अगर मैं इन तीनों को सपट जोड़ दूंगा तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए T1 और T1 तो कट जाएगा, लेकिन ये 2T2 और ये T2 दिक्कत देंगे। तो मेरे ख्याल में इतनी गणित आपकी साउंड है कि आप इस नीचे वाली इक्वेशन को इंटू 2 करके फिर इन तीनों को जोड़ दो, तो सब टेंशनों के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे एंड यू कैन ईजिली गेट देम कैंसल्ड। तो नीचे वाली इक्वेशन को करो इंटू 2 और फिर इन तीनों को जोड़ दो एंड कन्फर्म करो कि आपके पास जो एक्सेलरेशन अल्फा आर आता है, अल्फा आर, वो g/2 आना चाहिए। अर्थात इसका एक्सेलरेशन g/2 आएगा और इसका g आएगा, दिमाग ठनका, अगर इसका g आएगा तो T2 0 है, क्योंकि जब g एक्सेलरेशन है इसका तो फिर T2 तो हो ही नहीं सकता ना, mg पूरा का पूरा यूज़ होगा g एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने में। सो दैट डजंट मैटर, है ना। वो तो आंसर जो आएगा वो तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बट व्हाट एन ऑब्जर्वेशन दैट अगर अल्फा आर g/2 है तो वो g है, डबल है ना उसका, और g से एक्सेलरेशन, g से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, धक्का थोड़ी देगी रस्सी। तो g आ रहा तो दैट इज एन एक्सट्रीम ऑफ द आंसर, ठीक है। g आ रहा मतलब ये T2 जो है वो 0 है, ठीक है, फ्री फॉल कर रहा है वो ब्लॉक। ओके, तो इन द सीक्वेंस वही सेटअप है, लेकिन अब खेल थोड़ा सा बदला है मैंने। पहले दोनों एक तरफ लटक रहे थे, अब एक इधर एक उधर लटक रहा है ना। तो पहले तो डेटा देख लो आप। डेटा देखने के बाद आपको एक चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी कि ये किधर चलेगा। सोच लो, मुझे पॉज करके सोच लो कि किधर चलेगा। चलो मैं बताता हूँ किधर चलेगा। क्लॉकवाइज घूमेगा ये, क्योंकि ये m और ये m दोनों बराबर हैं, बट ये m एक्सिस से ज़्यादा दूरी पर है, तो इस वजन की बदौलत जो टॉर्क इन्फ्लुएंस आएगा उस पर वो ज़्यादा आएगा, डिस्टेंस ज़्यादा है ना उसका। तो रोटेशनल में क्या होता है, फोर्स का डिस्टेंस के साथ कॉम्बिनेशन में इफेक्ट आता है। तो आई थिंक ये सवाल आप कर सकते हैं एंड आई रियली वांट यू टू गिव इट अ ट्राई बिफोर आई शो यू द सोल्यूशन, है ना। इसको ढंग से करो, फोकस करके करना, हो जाएगा। ओके, सो द सिचुएशन इज कि हमने FBD बना दिया, देखो बिल्कुल सिमिलर टू द फैक्ट, इसको अल्फा से रोटेट किया। तो अब थोड़ा सा ये ऑब्जर्वेशन करना है कि सेंटर के जो राइट साइड हैं वो इस तरह के रोटेशन से नीचे जाते हैं अल्फा 2r से, और जो सेंटर के लेफ्ट साइड है थोड़ा फील करके देखो, अगर ये ऐसे घूमेगा तो इधर वाले लोग तो ऊपर चढ़ेंगे ना, और उधर वाले लोग नीचे उतरेंगे क्लॉकवाइज घूमने से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सेलरेशंस चुके जो मैंने 2 अल्फा आर और अल्फा आर लिखे हैं ये आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। बाकी T1 T2 तो देखो पिछले क्वेश्चन जैसे ही हैं, ओके। T1 T1 T2 T2, और ये अल्फा आर से ऊपर जा रहा है, वो 2 अल्फा आर से नीचे आ रहा है। इन दोनों ब्लॉकों की इक्वेशन भी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, बट व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन टू इज द एक्सेलरेशन, द टॉर्क इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क इक्वेशन देखता हूँ तो T1 तो घुमा रहा है क्लॉकवाइज और T2 घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो T1 इज द ड्राइवर, सो व्हाट इज माई इक्वेशन गोइंग टू बी, दैट हैज़ टू बी टेकन केयर। ओके, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हमारी जो इस पुली की इक्वेशन है वो होगी T1 इंटू 2r, बिकॉज ये डिस्टेंस 2r है, T2 इंटू r, T2 r पे लग रहा है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो और वो एंटा है, अपोजिट है। सो T1 इंटू 2r माइनस T2 इंटू r इज इक्वल टू mr। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगेन इट वाज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, देखो लिखा हुआ है, इसमें आपको बुद्धि नहीं लगानी, ये गिवन है ना। तो ये हमारी इक्वेशन आती है टॉर्क की, इसकी r r काट काट के अपने जमा दिया,
एंड सिमिलरली इन दोनों ब्लॉकों में ध्यान रखना है एक बात, ये जा रहा है नीचे तो mg माइनस T1 आएगा, और ये जा रहा है ऊपर तो T2 माइनस mg आएगा। ये गलती नहीं कर देना, ये तो अपन न्यूटन्स लॉ से करते हैं, सीखते हैं। सो दीज आर द टू इक्वेशंस गोना बी mg माइनस T1 इज, है ना, ये जो mg माइनस T1 है ये इसकी इक्वेशन है, m इंटू 2 अल्फा आर, और इस दूसरे की T2 माइनस mg इज m अल्फा आर। ठीक है, जब मैं इसको ध्यान से देखता हूं तो मैं नोटिस करता हूं कि T1 के पास यहाँ 2 है और यहाँ T1 के पास कुछ नहीं है, जोड़ने पर T2 तो कट रहे हैं, लेकिन T1 में दिक्कत तो क्लियरली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू किस तरह से आपको हैंडल करना है। बीच वाली इक्वेशन को इंटू 2 कीजिए, बीच वाली इक्वेशन को इंटू 2 करके जोड़ दो। सो वी आर क्लियरली गोइंग टू गेट अल्फा आर इसका एक्सेलरेशन है और 2 अल्फा आर इसका एक्सेलरेशन है। व्हेन यू विल ऐड आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू आर गोइंग टू गेट द आंसर एज g/6। सो प्लीज कंफर्म द आंसर एंड आई होप कि हमारी लर्निंग जो है वो एक बेहतर अंदाज में हो रही है। मीनवाइल अपनी जो लाइव क्लासेस चल रही हैं, मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि आप उसमें और सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये सवाल जो है वन आवर के लेक्चर्स में अपलोड कर रहा हूँ, तो 1 आवर के लेक्चर से आपकी बेसिक थ्योरी कवर अप हो रही है। मॉड्यूल के बिगनर्स बॉक्सेस आपको करने चाहिए साथ में पैरेलली, एंड लाइव क्लास में आपको और आपकी जो रेस्पेक्टिव टीचर्स हैं वो आपको और ऐड ऑन करवाएंगे चीज़ें, तो इससे आपका टॉपिक स्ट्रेंथन होगा। ठीक है जी, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि अब अपन एक लेवल आगे बढ़ने वाले हैं, अब अपन एक्सेस को बेसिकली फ्री छोड़ने वाले हैं। तो अब जब एक्सेस फ्री रहेगी तो उसको अपन कौन सी कैटेगरी में डालते हैं, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। जो अब तक अपन ने पढ़ा था पास्ट में, देखा जाए न्यूटन्स लॉज वगैरह में, तो चीज़ें सिर्फ ट्रांसलेट करती थी। न्यूटन्स लॉज में ब्लॉक सिर्फ चलते थे, या अभी कुछ टाइम से अपन क्या पढ़ रहे हैं, फिक्स्ड एक्सेस है, उसके अबाउट चीज़ें रोटेट कर रही हैं। अब मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको, वो है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, मतलब चीज़ें घूमती हुई आगे जाएंगी। द बेस्ट एग्जाम्पल इज टू अंडरस्टैंड एक बाइक का पहिया। तो बाइक के आगे वाले पहिए पे फोकस करें ज़रा, तो बाइक का आगे वाला पहिया घूमता हुआ आगे जाता है, तो घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, तो इसको कहते हैं ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। और जैसा कि अपन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जानते हैं, वेलोसिटी वेक्टर्स ड्यू टू दीज टू कैटेगरी ऑफ मोशन विल सिंपली बी एडेड। सिंपली आप इन दोनों मोशंस को ऐड करने वाले हैं। तो व्हाट टू अंडरस्टैंड इज, अगर सपोज एक पहिया सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है तो उसके एवरी पार्ट ऑफ द पहिया विल हैव सेम वेलोसिटी वेक्टर। तो सपोज ये पहिया ऐसे ट्रांसलेट कर रहा है आगे की तरफ, तो एवरी पार्ट विल हैव VCM एज द वेलोसिटी वेक्टर, ऑलराइट। और अगर यही अपनी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट घूमने भी लग जाता है ओमेगा से, तो देन व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज इट हैज़ गॉट टेंजेंशियली ओमेगा आर एट द सर्कमफेरेंस वाले पॉइंट्स एज शोन, है ना। घूम रहा है तो सेंटर की स्पीड तो जीरो ही होती है, बाकी सबकी वेलोसिटी कैसी होगी, सर्कमफेरेंशियली जैसे घूम रहा है उस सेंस में टेंजेंशियल। और किसी ने कहा कि अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो यहाँ देखो मैंने आपके लिए व्यवस्था कर रखी है। आई हैव एडेड द 2 वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू ईच पॉइंट्स। जैसे टॉप पॉइंट पे आप देखो, टॉप पॉइंट पे ओमेगा और VCM एज इट इज़ ऐड हो गए। यहाँ देखो VCM तो आई कैप की तरफ है और ये नीचे की तरफ है -j कैप की तरफ। यहाँ देखो बॉटम पे VCM फॉरवर्ड है और ओमेगा आर बैकवर्ड्स है, तो सब्ट्रैक्ट हो गए। मैंने VCM को ज़्यादा मान के लिखा है यहाँ पे। दो वेक्टर्स में से हमेशा एक वेक्टर तो बड़ा होता ही है। इस पर भी एक मसला आएगा, आगे देखते हैं। अच्छा, इस पॉइंट पे देखो VCM इधर है और ओमेगा आर ऊपर है, एंड सेंटर जो है उसको सिर्फ VCM दिया हुआ। तो ये आपको करना सीखना है ना, सुपरपोजिंग द 2 मोशन के वेक्टर्स। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो इसका स्नैपशॉट ले लो, रोक लो, इसको कॉपी में ड्रॉ करो, ऑब्जर्व करो, है ना, क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले सवालों में। अच्छा, सेम चीज़ अपन एक्सीलरेशन के लिए भी कर सकते हैं। सिमिलर थिंग्स कैन बी डन फॉर एक्सीलरेशन एज वेल। ये देखिए डायनामिक्स पार्ट, सिमिलर टू द VCM, मैंने इसको ट्रांसलेटरी एक्सीलरेशन दिया है ACM, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ACM दिया है। उसके अलावा ये पहिया जो है वो घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा होगा, और उसका अल्फा उसका रेडियल एक्सीलरेशन है, रेडियल नहीं सॉरी एंगुलर एक्सीलरेशन है। तो अल्फा अगर एंगुलर एक्सीलरेशन है तो इन सब के टेंजेंशियल अल्फा आर वेक्टर्स एक्सीलरेशन के मैंने प्लॉट किया है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज अल्फा आर, और अगर मैं इन दोनों को सुपर इम्पोज करता हूँ तो सिमिलर टू द प्रीवियस डायग्राम, टॉप पॉइंट पे देखिए एडअप हो गया, बॉटम पे सब्ट्रैक्ट हो गया, सेंटर पे यहाँ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, सिर्फ ACM आ जाएगा। और इन पॉइंटों पे सेम वेक्टर्स ऐसे जुड़ेंगे, इन पॉइंटों पे सेम वेक्टर्स ऐसे जुड़ेंगे। अच्छा, एक बात और मैं आपका
ध्यान आकर्षित करूं, मैंने इस चित्र में जो ओमेगा वाले वेक्टर्स होते हैं, क्योंकि पहिया घूम रहा है तो सर्टेन सी बात है कि ओमेगा से घूम रहा होगा, और ओमेगा से घूमने के चक्कर में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो मैंने इस चित्र में नहीं दिखाए हैं, है ना, इस चित्र में नहीं दिखाया। अदरवाइज एक एक्सेलरेशन और होगा इसका ऊपर, जैसे इस पॉइंट की बात करूँ मैं, ऊपर की तरफ होगा ओमेगा स्क्वायर आर, तो वो इस चित्र में ऊपर की तरफ आ जाएगा। मतलब एवरी पॉइंट विल ऑल्सो हैव अ रेडियली इनवर्ट वेक्टर ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर, वो मैंने इसमें नहीं दिखाया है। ओके, तो ओमेगा स्क्वायर आर नॉट ड्रॉन। इसका क्या लॉजिक है वो आपको अपकमिंग लेक्चर्स में समझ में आएंगे, बट फिलहाल मैंने सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन ऑफ द एंटायर पहिया, ये दो ही एक्सेलरेशन इसमें शो किए हैं। एज एन द थ्योरी आगे बढ़ेगी आपको पता चल जाएगा कि उस एक्सेलरेशन की हमें नीड क्यों नहीं है यहाँ पे, है ना। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो एक सवाल लेते हैं, ट्राई अंडरस्टैंड, इस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट यू कैन सी इज दैट एक रॉड है जो स्मूथ सरफेस पे पड़ी हुई है, मास m लेंथ l, और उसके एक कॉर्नर पर परपेंडिकुलरली एक F फोर्स लग रहा है। ऊपर से देखो तो स्ट्रक्चर ऐसा नजर आएगा। तो अगर आप इसके इस एंड पर इस दिशा में F लगा रहे हैं तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि अगर आप इसके ऊपर कोने पे फोर्स लगाओगे, है ना, इस कॉर्नर पे फोर्स लगाओगे, स्मूथ सरफेस है, तो इट इज़ नॉट ओनली गोइंग टू मूव फॉरवर्ड बट ऑल्सो गोइंग टू रोटेट। क्योंकि बेस्ट तरीका तो ये है कि इस पेन को रख के इसके कोने पे जोर से मारो ऐसे, है ना, क्योंकि वो ज़मीन पे यहाँ फ्रिक्शन भी है, तो उस फ्रिक्शन का इफेक्ट नलीफाई करने के लिए ये फोर्स थोड़ा हैवी लगाओ। तो जैसे ही मैं इसको हिट करता हूँ तो आई रियलाइज दैट हिट करने से जो इफेक्ट इसके ऊपर आता है वो यहाँ पर होगा। तो जो हिट कर रहा हूँ उस समय आप देखो ये आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है, तो ये आगे भी जाएगा और घूमेगा भी सही। तो वो दोनों वेरिएबल्स अपने को अज्यूम करने हैं, फिर कैलकुलेट करने हैं, फिर उससे चीज़ें डिस्कस करनी है। सो व्हाट आई मीन टू डू हियर इज, यहाँ हमको क्या करना है वो ये है कि जो ये एफ फोर्स आप लगा रहे हैं उसके तहत मैं इसके पहले मोशन के वेरिएबल्स अज्यूम करूँगा। तो मैंने इसके दो वेरिएबल्स अज्यूम किए हैं, ये रहे आपके सामने। एफ यहाँ लग रहा है तो एक तो इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अज्यूम किया ACM, और एक ये रोटेट करेगा ऐसे। तो सबसे पहले तो आपको अपने माइंड को कन्विंस करना है कि हाँ ये पैरामीटर्स जो प्रैक्टिकल थॉट्स के साथ मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो आर यू ओके विद दीज ACM एंड अल्फा का डायरेक्शन एंड सेंस? दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड फर्स्ट। ओके, तो यदि ये पैरामीटर्स अपने फाइनलाइज्ड हैं तो क्लियरली बात है, एक हमारी इक्वेशन थी जो मैंने बहुत शुरू में लिखी थी आपके सामने, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू MACM। मतलब जो भी सिस्टम पे फोर्स लग रहा है एफ एक्सटर्नल, वो आपको MACM देगा नेट। ये नेट होना चाहिए बस, नेट एफ एक्सटर्नल क्या देगा आपको? ACM। तो ACM तो क्लियरली मुझे दिख ही गया यहाँ पे, ACM तो क्योंकि एक ही फोर्स है तो F/m हो गया ACM तो। और रही बात अल्फा की, तो अल्फा निकालने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू राइट द टॉर्क इक्वेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सेस। अब देखो यहाँ आपको एक चीज़ समझनी है कि अब तक जो अपन टॉर्क इक्वेशंस लिख रहे थे हिंजेस के अबाउट, जो हिंजेस के अबाउट अपन टॉर्क इक्वेशन लिख रहे थे अब तक, उसमें हिंज फिक्स थी, हिंज नहीं चल रही थी। यहाँ हिंज भी चल रही है। तो अगर हिंज भी चल रही है तो हिंज की चाल के करस्पॉन्डिंग आपको सूडो फोर्स लगाना चाहिए, है ना। तो अब एक चीज़ मैं समझाऊँ तुम्हें कि ये डंडा है, ये इस डंडे के सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है और ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है। तो अगर आप ये मान रहे हो कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली जो एक्सिस है आपकी, सेंटर ऑफ मास से जो पास होने वाली एक्सिस है ना, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस, अगर यहाँ रख लेता हूँ उसको, अगर सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस का एक्सीलरेशन ACM है जो आपने अज्यूम किया है, तो जब तुम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखोगे तो ये एक्सिस तो चलती एक्सिस है, तो तुमको सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा, सूडो फोर्स कैसे लगते हैं? सूडो फोर्स का फॉर्मूला होता है MA, वेयर A इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर एंड M इज द मास ऑफ द बॉडी जिसको आप डिस्कस कर रहे हो। लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करता हूँ मैं, सूडो फोर्स लगता कहाँ है? जिस भी बॉडी को आप देख रहे हो, आप एक ऑब्जर्वर हो, ये आपका एक्सेलरेशन है, ये उस बॉडी का मास है ना। सपोज यहाँ पर एक ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर इधर एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसको जब आप देखोगे तो सूडो लगाओगे ना इस पर, तो मास तो लोगे इसका और ए लोगे इसका, और सूडो किधर लगाओगे? विपरीत। और कहाँ लगाओगे? पूरे स्ट्रक्चर में ये सूडो फोर्स लगता कहाँ है? ऑन द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी, इस बॉडी के COM पे लगता है ना। तो अगर आप
इस सवाल को नोटिस करें जो अपन कर रहे हैं, इस प्रश्न को, है ना, इतना तो अपन ने कर ही लिया था, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम एस अपन ने निकाल लिया था ये वाला, ठीक है। तो वंस वी हैव द ए सी एम इक्वल टू एफ बाई एम, जब मेरे को टॉर्क लिखने की बात आएगी तो मैं टॉर्क इस एक्सिस से, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट लिखूंगा। इससे एक फ़ायदा होगा मेरा, अगर मैं सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिख रहा हूँ तो वो एक्सिस का एक्सेलरेशन कितना है, ए सी एम, तो सूडो लगाना पड़ेगा। सूडो इस डंडे पे लगेगा, और सूडो कहाँ लगेगा, सूडो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। तो जब मैं टॉर्क भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लिख रहा हूँ और सूडो भी सेंटर ऑफ मास पे ही लगेगा, तो सूडो फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाएगा ना। Try and understand people that if I am writing the torque about this point and this point is accelerating, तो इस पॉइंट के अबाउट कोई भी बातचीत करने के लिए हमको जिस स्ट्रक्चर को आप स्टडी कर रहे हो उस पर सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा, उस स्ट्रक्चर के कौन से पॉइंट पे सूडो लगेगा, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सूडो फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ मास। तो ये दोनों बातें मैचअप होगी ना। आई एम राइटिंग द टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, ओके, आई एम राइटिंग द टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, I am applying an additional pseudo force on the body. The additional pseudo force will also act at center of mass. So therefore, if I apply a pseudo force here and write the torque about this point, then the pseudo force torque is gone, है ना। तो इसलिए क्या है, अपन आदत ऐसी डालें कि जब अपन ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन कर रहे होंगे तो अभी शुरुआतों में तो हम आदत ये डालेंगे कि हम सी ओ एम के अबाउट ही टॉर्क लिखेंगे, और सी ओ एम के अबाउट पास होने वाली एक्सिस सूट भी करती है, हमें फील भी आता है कि हाँ यार चीज़ें सेंटर मास के अबाउट रोटेट कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास इज गॉट अ स्पेशल पॉइंट होता है सेंटर मास। आप किसी चीज़ को, एक पेन को, है ना, ये पेन लेना और ऊपर ऐसे हवा में ऐसे ऊपर फेंक के देखना, यू विल रियलाइज़ कि हवा में जब ये ऊपर जा रहा है तो किसी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है ना। जस्ट थ्रो समथिंग अप आफ्टर गिविंग इट रोटेशन, तो घुमाते हुए इसको ऊपर फेंको किसी को भी, तो जब आप किसी को घुमाते हुए ऊपर फेंकोगे तो आप नोटिस करोगे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट वो गोल घूम रहा है। नोटिस करके देखो अभी मुझे पॉज करके, एंड दैट पॉइंट इज इट्स सेंटर ऑफ मास। सो बेस्ट पॉइंट अबाउट विच अ बॉडी इज रोटेटिंग, बेस्ट पॉइंट अबाउट विच अ बॉडी इज रोटेटिंग, अगर आपको अज्यूम करना है तो वो सेंटर ऑफ मास होता है, दी बेस्ट, ओके। तो खैर मैं इस पॉइंट के अबाउट इक्वेशन लिखने वाला हूँ टॉर्क की, तो कुछ नहीं करना है, एफ इंटू एल बाई टू इक्वल टू आई अल्फा लिखना है मुझे, तो उससे मेरे पास अल्फा आ जाएगा। ये देखिए, ये इक्वेशन मैंने पकड़ी और इक्वेशन लिख डाली है आपके सामने, ये रही आपके सामने इक्वेशन। व्हाट इज द इक्वेशन इन फ्रंट ऑफ यू, एफ इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू अल्फा। तो इसको सॉल्व करके आप अल्फा निकाल सकते हैं। सो व्हाट अल्फा आर वी एक्सपेक्टिंग हियर, क्लियरली अगर मैं इसका अल्फा निकालने का प्रयास करूँ तो जो मेरे पास अल्फा का वैल्यू आ रहा है दैट इज़ 6f बाय एम एल, 6f बाय एम एल, ये मेरे पास अल्फा आ गया, ओके। सो आई हैव ए सी एम ऑल्सो एंड आई हैव अल्फा ऑल्सो। अब उसके बाद आप इसके वेरियस पॉइंट्स के एक्सीलरेशन लिख सकते हैं, जो मैं अगले पेज पे लेके लिख देता हूँ आपके लिए। सपोज ये अपना वो डंडा था, इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन आपने निकाल लिया था एफ बाई एम, और अल्फ़ा आपने अभी जस्ट निकाला है 6f बाय एम एल। अब कोई आपसे कहता है कि काम करो पॉइंट ए का एक्सीलरेशन बताओ, तो पॉइंट ए का एक्सीलरेशन क्या लगता है, ए सी एम राइट साइड में है, और जिस हिसाब से ये घूम रहा है उस हिसाब से जो अल्फ़ा इंटू रेडियस आएगा घूमने वाला, है ना। तो व्हाट इज़ द रेडियस आई नीड टू टेक, एल बाई टू। तो पॉइंट ए का एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए इज गोना बी एफ बाई एम प्लस अल्फ़ा एल बाई टू। तो इसको भर दो, एफ बाई एम प्लस व्हाट इज अल्फ़ा एल बाई टू, इसको एल बाई टू से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा एफ 3f बाई एम। सो इट इज गोना बी 4f बाई एम। सो दिस इज द एक्सेलरेशन फॉर टॉप पॉइंट। रही बात एक्सेलरेशन ऑफ द बॉटम पॉइंट, इसकी निकालनी, तो इसमें आप नोटिस करोगे कि ये अल्फ़ा एल बाई टू तो होगा इस तरफ, है ना, इस पॉइंट का अल्फ़ा एल बाई टू तो आएगा इस तरफ, और एफ बाई एम तो सबको, ये ट्रांसलेशन सबको एज इट इज़ मिलता है, और रोटेशन आपको देखना पड़ता है। ये भी आपको एक एक्सपर्टिस हासिल करनी पड़ेगी कि व्हेन अ स्ट्रक्चर रोटेट्स, यू कैन सी द रोटेशन। तो ये जो पेन का टॉप है ये तो जा रहा है आई कैप की तरफ, और ये बॉटम किधर जा रहा है, माइनस आई कैप। तो रोटेशन की वजह से तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको एक्सीलरेशन किधर अलॉट हुआ है। सो बाय द वे ये वाला वेक्टर बड़ा है ना, ये देख लिया ना मैंने, यही चीज़ तो यूज़ होगी इसके लिए भी। तो बाय द वे इसका ये तो डायरेक्शन ये आ गई, और इसकी डायरेक्शन इधर आने वाली है, कितनी आएगी, 3f बाय एम माइनस एफ बाय एम, विच इज़ 2f बाय एम इन दिस डायरेक्शन। तो इस तरह से आप एक्सीलरेशंस वगैरह निकाल सकते हैं, ओके। यही वो चीज़ थी जो मैंने अभी तुम्हें बताई थी। सो इट्स क्लियरली रिटन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट, है ना। अब जैसे यार कोई बोले कि सर अभी आपने ऐसा किया कि
आपने इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाला, इस पॉइंट के अबाउट, है ना, टिकता नहीं है, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है आपको, और आपने ये आंसर भी निकाल दिया। अब सिंस आई नो द एक्सेलरेशन ऑफ मेनी पॉइंट्स, तो अगर कोई आपसे बोलता है स्टूडेंट कि यार इसके अबाउट, मतलब इसके अबाउट ही निकाल सकते हैं क्या टॉर्क, ठीक है मैं इसके अबाउट निकालूंगा, फ़ायदा क्या होगा इससे कि मेरा सूडो फोर्स का टॉर्क जो है वो जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा मन हो कि मैं इस पॉइंट पे बैठ के टॉर्क इक्वेशन निकालूँ, तो व्हाट इफ आई एम इंटरेस्टेड इन राइटिंग द टॉर्क इक्वेशन अबाउट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, है ना, दिस, इस पॉइंट के अबाउट, तो वो भी करके देखते हैं। चलो आज अभी एक काम करते हैं, अपन इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क इक्वेशन लिखते हैं। जब इसके अबाउट टॉर्क इक्वेशन लिखोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको 1/3 ml² यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 2f/m मैंने ऑलरेडी जानता हूँ मैं, है ना। वैसे अगर मैं सवाल को डायरेक्टली वैसे करता तो मैं ये जानता नहीं था, लेकिन मैं इसको एज अ फॉर्म, इन अ फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। तो इफ़ आई राइट द टॉर्क इक्वेशन अबाउट दिस पॉइंट and the acceleration is 2f/m leftwards, then when I write the torque about this point, I have to apply a pseudo force on the object. Apart from the real forces, I will have to apply pseudo forces. तो एक रियल फोर्स तो F लग रहा था, उसके अलावा अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये जो एक्सेलरेशन है ये लेफ्टवर्ड्स है, तो इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे एक फोर्स लगेगा सूडो फोर्स राइटवर्ड्स, और कितना लगेगा, मास तो लोगे बॉडी का और एक्सेलरेशन लोगे ये। सो लेट मी टेल यू द OMG कैलकुलेशन। I am going to write the torque equation about the bottommost point. ध्यान से देखें, मैंने इसके अबाउट टॉर्क इक्वेशन लिखने का फैसला किया है, और ये F, ये तो रियल फोर्स है, ये मैंने सूडो लगाया। सूडो कहाँ से उठा के लाया मैं, मास तो लो स्ट्रक्चर का और एक्सिलरेशन लो ये वाला। ये बात अगर आपके समझ में आ गई तो इट्स एन अचीवमेंट ऑफ टुडेज लेक्चर। स्टूडेंट्स फोकस करो। अगर आप किसी चलती बॉडी के ऊपर बैठ के टॉर्क, मतलब रोटेशनल की इक्वेशन लिख रहे हो, तो वो पॉइंट अगर सेंटर ऑफ मास है तो आपको परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी पॉइंट के अबाउट इक्वेशन लिख रहे हो, सेंटर ऑफ मास के अलावा, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको उसी एक्सिस के अबाउट लेना है, उसके अलावा आपको सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। और वो सूडो फोर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, मास तो लो बॉडी का और एक्सिलरेशन लो उसका, जिसके ऊपर आप बैठ के इक्वेशन लिख रहे हो। तो 2f/m से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये 2f आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको इस पॉइंट के अबाउट इक्वेशन लिखनी है। So F into L plus 2F into L/2 is equal to 1/3 ml square अल्फ़ा। ये इक्वेशन तो आएगी, इसको आप सॉल्व करके देखो, आपका अल्फ़ा वही आएगा जो हम पहले से निकाल के बैठे हैं, है ना। ध्यान से देखो, आराम से दिख रहा है, ये 2 और 2 तो कट गए, इधर 2FL हो गया, 3 ऊपर आ गया तो आ गया 6F/ml। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, है ना, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। एक सेकेंड, वो फ्रीज हो गया था, तो अल्फ़ा वही आ गया 6F/ml। ये देखो 6F/ml आंसर आता है। ओके, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग। अब आप इसको ट्राई कर सकते हो, आप चाहो तो टॉप के अबाउट इक्वेशन लिख के देखो, यू आर गोइंग टू गेट द सेम अल्फ़ा। ये अपन ने वेरीफाई किया, प्रूव कुछ नहीं किया। अगर अपन वाकई में इसके अबाउट ही करते हैं ओरिजिनल प्रोसेस में, तो फिर एक्सेलरेशन इस पॉइंट का पता कहाँ होता, तो वो इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती। एंड वो तो यहाँ तो तुमको लग रहा हो अरे तो सर सही है, मस्त है, तो वो तो आंसर पता है, इसलिए अपन ने वो आंसर डाल के आधों में आंसर डाल रखे हैं, मतलब एक्सेलरेशन तो आपको पता है इस बॉटम मोस्ट पॉइंट का, फिर अल्फा क्या निकाल रहे हो। ये तो वेरीफाई किया अपन ने कि वी डू इट अबाउट एनी अदर रैंडम पॉइंट ऑल्सो द आंसर कम्स सेम। तो इस सवाल को देखा जाए, 3D पिक्चर दे रखा है, एक कोई डिस्क है जो ऐसे वर्टिकल रख रखी है आपने एक स्मूथ सरफेस पर, और उसके टॉप पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हो, तो ये तो पहिया है, तो इसकी तो फील भी आती है आपको, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह सब मैंने लिख दिया डिस्क का। तो वी नीड टू गेट द ACMs एंड अल्फास। ज़मीन क्या है, स्मूथ, तो अगर आप टॉप पॉइंट के ऊपर F फोर्स लगा रहे हो, तो कैसे क्या तरीका होता है कि आप लगातार टॉप पॉइंट के ऊपर ही फोर्स लगाते रहो। व्हाट कैन बी द मेथड ऑफ डूइंग इट। इसके सर्कमफेरेंस पे एक रस्सी लपेट दो, इसके सर्कमफेरेंस पे एक रस्सी लपेट दो, और उस रस्सी को पुल करो, तो ये घूमती हुई चली जाएगी आगे, है ना। तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि डिस्क ACM से अल्फा से घूमती हुई आगे जा रही है, मस्त चकाचक। तो सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन यू कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ ACM एंड अल्फा। तो स्मूथ है तो कोई और हॉरिजॉन्टल फोर्स का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ACM तो पिछले क्वेश्चन जैसे ही आ गया F/m। और अब बात आती है अल्फ़ा निकालने की। जैसा कि मैंने आपको हिदायत दी है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप टॉर्क की इक्वेशन लिखो, उससे फ़ायदा ये होता है कि सूडो फोर्स, आपको पता है कि सूडो फोर्स नाम की एक चीज़ लगानी पड़ सकती है, लेकिन सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखने से सूडो फोर्स से पिंड छूट जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो ये आएगी, ट्राई अंडरस्टैंड।
एफ इज इक्वल टू एम ए सी एम से ए सी एम आ गया एफ बाई एम, और मैंने सी एम के बहुत टॉर्क इक्वेशन लिखी है एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, ये मेरे पास अल्फा आ गया। अब मैं चाहूँगा कि आप इस 3f बाई एम और इस माइनस डायरेक्शन में f बाई एम को अंडरस्टैंड करें। टॉप पे एक्सेलरेशन एडअप हुआ ए सी एम और अल्फा आर, और इधर अल्फा आर बड़ा है, अल्फा इंटू आर इज 2f बाई एम, तो इसका एक्सेलरेशन किधर हो गया, बैकवर्ड्स। ये चीज़ तुम्हें अच्छे से समझनी है ना। ये स्मूथ सरफेसेस हैं, उसके ऊपर आपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अनस्टैंड जगह फोर्स लगा दिया तो वो रोटेट करती हुई आगे जा रही है। ओके तो अब व्हाट वी नीड टू नाउ टेक केयर इज कि अगर पिछले क्वेश्चन में जो चीज़ें हमारे सामने थी, ये एक पहिया था, उसके ऊपर इस तरह का फोर्स लग रहा था F, है ना, F फोर्स लग रहा था, एंड इट वाज क्लियरली, इसका डिटेल क्या था, m इसका मास था, r इसका रेडियस था, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हाफ mr² है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, COM के अबाउट, है ना। तो अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने वाला हूँ मैं, फोकस करके सुनना। नाउ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस फ्लोर, ये जो ज़मीन है इसको मैं रफ़ करने वाला हूँ, रफ़ है ये, और अगर ज़मीन रफ़ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनफ रफ़ होनी चाहिए। ये वर्ड्स जनरली मेंशन होते भी हैं, है ना, इनफ रफ़ है, काफ़ी रफ़ है, और काफ़ी रफ़ है इसका मतलब फ्रिक्शन अपना काम कर जाएगा। फ्रिक्शन का क्या उद्देश्य होता है कि दो सरफेसेस जो आपस में घिस रहे हैं उनकी घिसाई नहीं होने दूंगा मैं। तो हमने पिछले प्रश्न में देखा कि आपके द्वारा लगाए गए फोर्स के हिसाब से ये वाला जो पॉइंट है, ये बॉटम मोस्ट में, भाई अपन ने सोचा था ना कि इधर इसका ACM ले लेते हैं और अल्फ़ा ऐसे ले लेते हैं, तो ओवरऑल इस टॉप पॉइंट का एक्सेलरेशन तो इधर आया था और इसका इधर आया था। पिछला वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो। इसका मतलब आपके इस फोर्स के लगने से अगर ज़मीन स्मूथ है तो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट किधर घस जा रहा है, बैक साइड, पीछे की तरफ घस जा रहा है ना। ट्राई अंडरस्टैंड पीपल, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट किस तरफ घिस के चला जा रहा है, बैक साइड। और अगर ये खुद बॉटम मोस्ट पॉइंट पीछे की तरफ घिस रहा है तो सोचिए अगर यहाँ फ्रिक्शन होता तो क्या करता, फ्रिक्शन यहाँ होता तो इस दिशा में लगता फ्रिक्शन और इस घिसाई को बंद कराता, कोशिश तो करता ना। फ्रिक्शन का उद्देश्य क्या होता है कि घिसने नहीं दूंगा, है ना। तो ये सारी बातें, क्योंकि हम एक सवाल बिना फ्रिक्शन के इस फोर्स के प्रेजेंस में इस डिस्क को कर चुके हैं इसलिए कर पा रहे हैं। पेपर में हम हर बार ऐसे नहीं करने वाले। पेपर में तो आपके सामने फ्रेश क्वेश्चन आएगा और उसमें लिखा होगा द फ्लोर इज रफ एंड इट इज इनफ रफ। तो अगर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इनफ रफ, इनफ रफ का मीनिंग ये होता है कि ये पॉइंट और ये फ्लोर का पॉइंट ये आपस में घिसेंगे नहीं। अब बहुत इजीली आप अपने घर में एक रुपये का सिक्का या 18 का सिक्का या जो भी कोई कॉइन है या कोई चीज़ रोल कर सकती है, उसको उठा के रोल कर, जैसे इस पेन को ही देखो आप, अगर ये पेन को मैं ऐसे धक्का देता हूँ, ऐसे, है ना, ऐसे 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 करके लेके जा रहा हूँ आगे इस पेन को, है ना, इफ आई एम टेकिंग दिस पेन फॉरवर्ड लाइक दिस, देन दिस पेन इज नॉट स्लिपिंग ओवर द सरफेस। ये पेन जो है वो घूमता हुआ जा रहा है और ये घिस नहीं रहा है इस पेन पे, आप देखो मूव भी कर रहा है सरफेस पे, और इट इज़ नॉट कोई स्क्रैच थोड़ी मार रहा है कि इसके ऊपर। अगर आप अपनी कोई बहुत महत्वपूर्ण सरफेस है, जैसे महत्वपूर्ण सरफेस क्या होती है, अपने मोबाइल की स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन को मैं मोबाइल की स्क्रीन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर कोई भी आप में से कोई भी जना, मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर कोई भी जना आप इसके ऊपर कुछ चीज़ घिसने नहीं देगा आपको, है ना, ऐसे कुछ घिसने तो देोगे नहीं। तो अगर आपके सामने आपका मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है और उसके ऊपर अगर मैं ये पेन रख के इसको ऐसे भेज देता हूँ, है ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बहुत ज़्यादा बॉदरेशन है। हाँ, बॉदरेशन आपको तब होगी जब मैं इसके ऊपर ये पेन सूखी ये निब है इसकी, ये घिसूँगा तो आपको दिक्कत होगी। मन में एकदम से एक बात आई, अरे ये सर ख़राब हो जाएगा, या अपने घर के किसी सदस्य को, भाई बहन को तो आप डांट भी सकते हो, नहीं ये नहीं करना है, मैं भी क्यों करूँगा आपके फ़ोन पे। लेकिन अगर इस तरह का कोई फिनोमिना आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर कोई करता है इस तरह का, तो आपको कोई इतनी बॉदरेशन नहीं होगी कि ठीक है यार रोल करके तो गया है। तो चीज़ें जब रोल करके जाती हैं तो हमें एक फील आती है कि चीज़ें घिसी नहीं है। गाड़ी के पहिए रोल करते हुए जाते हैं, घूमते हुए जाते हैं, और गाड़ी के पहिए ज़मीन पे घिसते नहीं हैं। अगर घिसते होते हुए जाते ना, घिसते जाते अगर गाड़ी के पहिए, तो एक ही राउंड के बाद आपके टायर चेंज करने पड़ जाते हैं आपको, जैसा कि वो F1 रेसिंग में होता है ना, हर 2-3-4 लैप के बाद वो पहिया चेंज करते हैं उसका, क्योंकि वहाँ तो बहुत बदतमीजी से चलाई जाती है गाड़ी। खैर एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस पोजीशन, अगर ये हमारा माहौल है तो हम वही स्टाइल में देखेंगे कि भाई ठीक है, ये तेरा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन और ये तेरा अल्फ़ा, इस पहिए के ये दो पैरामीटर्स मैंने अज्यूम कर लिए, ACM एंड अल्फ़ा अज्यूम कर लिए। अब एक अननोन या नया पैदा होगा और वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि देखो फ्रिक्शन सफिशिएंट है, इसका मतलब हमें ये नहीं पता कि कितना फ्रिक्शन हमें चाहिए हमारे, मतलब इस सरफेस के टास्क, सरफेस की क्या जिद है, सिंस आई एम रफ आई विल नॉट अलाउ द स्फीयर टू स्लिप ओवर मी। तो
तो हाउ मच फ्रिक्शन इज नीडेड दैट इज़ नॉट क्लियर। तो अगेन कितना चाहिए पता नहीं, लेकिन जितना चाहिए उतना मिलेगा। तो यहाँ पे जब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो मैं तो बिल्कुल अनजान बन के कर रहा हूँ। मुझे तो, हालांकि मुझे पता है कि इस एफ की टेंडेंसी इस बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द पहिए को किधर घिसा देने की है, बैक साइड, तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा, पक्की बात है। लेकिन जब मैं पेपर में सवाल को फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो मेरे सामने तो ये चित्र होगा और मुझे नहीं पता होगा कि फ्रिक्शन की ज़रूरत यहाँ किधर पड़ेगी। तो अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं फ्रिक्शन को लेटेस्ट से जानबूझ के अभी फ़िलहाल तो इधर ले लेता हूँ। अब आप सोचोगे सर आपको पता था फिर भी आपने पीछे ले लेने दो, देखते हैं ना क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। ये लिया। इसके अलावा विद द फील, मुझे फील आ रही है कि ये इधर जाएगा, इधर ही जाएगा यार, क्योंकि मैं खींच इधर रहा हूँ, और मुझे ये भी फील आ रही है कि ये ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो ये मेरे पैरामीटर्स हो गए। दूसरा बात, मेरी इक्वेशन F माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए सी एम, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। दूसरी इक्वेशन में इस पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिखूंगा। तो आई कैन सी दैट बोथ द फोर्सेस कैपिटल एफ एज वेल एज फ्रिक्शन आर एक्टिंग एट अ डिस्टेंस रेडियस। तो अच्छा, दोनों का सेंस सेम है घुमाने का, एफ भी ऐसे घुमा रहा है और दोनों एक ही दिशा में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। सो एफ इंटू आर प्लस एफ इंटू आर इज इक्वल टू 1/2 mr² अल्फा। ट्राई अंडरस्टैंड। अच्छा, इसमें इस वाली नीचे वाली इक्वेशन को मैं सुधार सकता हूँ, इसको मैं और करके साफ सुथरी कर देता हूँ। f माइनस एफ इज इक्वल टू mr अल्फा/2। सो आई हैव वन इक्वेशन दिस, अनदर इक्वेशन दिस, बट आप देखेंगे कि मेरे पास अननोन्स 3 हैं। दिस इनफैक्ट ये सॉरी, फ्रिक्शन अननोन है, एसीएम अननोन है और अल्फा अननोन है, और इक्वेशन 2 ही है। अब आप देखो तीसरी इक्वेशन वो होगी जो ये फ्रिक्शन करने आया है। ये फ्रिक्शन करने क्या आया है कि ये बॉटम मोस्ट पॉइंट ज़मीन पे घसना नहीं चाहिए। सो एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ऑफ देम अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन शुड बी सेम। अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट ज़मीन पे घिसना नहीं चाहिए तो बॉटम मोस्ट पॉइंट का एक्सीलरेशन वही होना चाहिए जो ज़मीन का होना चाहिए। तो ज़मीन का एक्सीलरेशन तो 0 है। इसका मतलब अगर मैं अपना वो चित्र देखता हूँ कि अगर आपको इसको ACM दिया है आपने, ACM, और ऐसे अल्फ़ा दिया है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट को अल्फ़ा आर तो मिलेगा इधर और ACM मिलेगा इधर। और हम चाहते हैं कि बॉटम मोस्ट पॉइंट का एक्सीलरेशन ज़मीन के बराबर होना चाहिए और ज़मीन का एक्सीलरेशन 0 है। तो हम क्या कंडीशन एक जनरेट करेंगे कि ACM इज इक्वल टू अल्फ़ा आर। दिस इज द कंडीशन विच नीड्स टू बी सेटिस्फाइड सो दैट द पहिए का बॉटम मोस्ट पॉइंट, whosoever पहिए का बॉटम मोस्ट पॉइंट इज, it will not slip over the surface, and this condition is known as pure rolling. Pure rolling की कंडीशन मैंडेटरीली ये नहीं होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होती है। ACM is equal to अल्फा आर, वेयर आर इज द रोलिंग रेडियस एंड अल्फा इज अल्फा, और ACM क्या है, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन। तो बेसिकली ये उस पॉइंट के लिए लगती है जो पॉइंट जिस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है तो उस सरफेस पे घिसना नहीं चाहिए, घिसाई नहीं होनी चाहिए बस खाली। तो बिना घिसाई के अगर आपका पहिया आगे जा रहा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्योर रोलिंग। और अगर ये कंडीशन मिल गई तो आप तो बड़े आराम से इस आर अल्फा को क्या लिखोगे, ACM लिख देना। तो ये दोनों इक्वेशंस बड़ी सुंदर सी हो जाएंगी। एंड इनफैक्ट आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, दिस कैन बी मॉडिफाइड टू MACM/2। तो एक तो हो गया F माइनस एफ इज MACM, एक हो गया, अरे ये प्लस था ना यार, एक तो हो गया F माइनस एफ इज MACM, एक हो गया F प्लस एफ इज MACM/2। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इजीली ऐड करके ही सॉल्व किया जा सकता है। और अगर मैं इनको सिंपली दोनों को ऐड कर देता हूँ तो जब मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड करता हूँ तो F और F कट जाएंगे। सो इधर आएगा 2F और उधर आएगा 3/2। तो आई एम गोइंग टू गेट 4F/3M, 4F/3M, ये तो आएगा ACM। ठीक है, और अब आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, फ्रिक्शन कितना आता है। देखो फ्रिक्शन अगर मैं ये ACM यहाँ फीड करता हूँ तो फ्रिक्शन मेरे पास आता है -F/3। आ गया ना माइनस। देखो अपन ने, हमें तो पता ही नहीं था, हमने कोई गुनाह नहीं किया है, हमें तो पता ही नहीं था कि जो फ्रिक्शन है वो बैकवर्ड लगने वाला या फॉरवर्ड लगने वाला। तो हमने तो किसी एक रैंडम डायरेक्शन में अज्यूम कर लिया फ्रिक्शन को, लेट अस से फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। लेकिन ज़रूरत के अनुसार, ज़रूरतानुसार फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपने आप माइनस साइन के साथ आ जाती है। ओके, तो इस तरह के प्रश्न जो है वो अपन अगले वाले लेक्चर में प्रोसीड करने वाले हैं। ट्राई एंड लिसन टू दिस थिंग, है ना। ये सवाल जो है आपके माइंड में एक फ्रेमवर्क तैयार करेगा एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड प्योर रोलिंग कंडीशंस। अभी आगे सवाल और कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, ठीक है, मज़ा भी आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है, ओके।